Okay. Okay, let me switch on the recording first. ओके फाइन। सो आज से हम लोग एक सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जावा का, जहाँ पे हमने 7 डेज का सेमिनार पहली बार प्लान किया है, क्योंकि सिलेबस थोड़ा ज़्यादा लेंदी है आपका। हमने अगर जितने पहले सेमिनार्स हमने ऑर्गेनाइज किए हैं पिछले 5 सालों में, 6 सालों में, उसमें सबसे पहला ये सेमिनार होने वाला है हमारा 7 डेज का। अदरवाइज हमने 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन मैक्सिमम सेमिनार ऑर्गेनाइज किए थे, क्योंकि वहां पे जो सिलेबस था, आई स्कीम का सिलेबस जो था, वो काफी ज्यादा सिंपल सॉर्टेड सिलेबस था। बट के स्कीम के सिलेबस में चीजें बहुत ज्यादा लेंदी है, लेंदी इन द सेंस की टॉपिक बहुत ज्यादा कवर करने हैं, प्रोग्राम्स बहुत ज्यादा कवर करने हैं। सो हमने ये डिसाइड किया कि हम इस सेमिनार को कंप्लीट 7 दिनों का रखने वाले हैं, और यहाँ पे हम लोग कंप्लीट सिलेबस को कवर करेंगे 7 डेज में। नोट्स, असाइनमेंट, क्वेश्चन बैंक, इन सारी चीजों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आप में से बहुत सारे लोग पहले अवेयर होंगे हमारे चैनल से, जो नहीं अवेयर है, मैं पिछले 6 सालों से एमएसबीटी डिप्लोमा को पढ़ा रहा हूँ, एंड देन व्हेन आई पास्ड माय डिप्लोमा आई गॉट 96.12%। सो मुझे वो बेसिक चीजें पता है कि किस तरीके से आप एक अच्छा स्कोर करते हैं। मैं इस पूरे सेमिनार में कभी भी आपको ये फॉल्स एक्सपेक्टेशन नहीं देने वाला हूं कि आप 7 दिनों में जावा में एक्सपर्ट, या जावा में मास्टर, या जावा के आप बहुत ही एडवांस लेवल पे पहुंच सकते हो। फ्रैंकली इट इज नॉट पॉसिबल। अगर आप 7 डेज में जावा को समझना चाहते हैं, तो हम उतना ही चीजें समझ सकते हैं जो एमएसबीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, जो ऑटोमेशन पे काम करता हूँ। तो वहां पे मुझे ये चीज पता है कि अगर आपको कोई भी आके ये कहे कि मैंने आपको ये सेट ऑफ क्वेश्चंस दिया है, और मैंने आपको क्वेश्चन बैंक दिया, और आप उससे पूरा जावा समझ जाएंगे, 60, 65, 70 स्कोर कर लेंगे, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। अगर आपको जावा सीखना है, जावा में अच्छा स्कोर करना है, तो देयर इज ओनली वन ऑप्शन, कि आपको प्रोग्रामिंग अपना स्ट्रॉन्ग करना होगा। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, हमारे पास दो ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन ये है कि हम सिंपली ऐसी इस सेमिनार को इस तरीके से कवर करें जो हमारे कॉलेज में जैसे चीजें होती हैं। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट को कवर कर सकते हैं, थ्योरी को कवर कर सकते हैं, जो बेसिक प्रोग्राम्स हम उसको कवर कर सकते हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास ये है। दूसरा ऑप्शन ये, जो मेरा फेवरेट ऑप्शन है, कि हम यहाँ पे ज्यादा फोकस करेंगे आपके प्रोग्राम पे, लॉजिक बिल्डिंग पे, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, और आप सबसे प्रैक्टिस कराएंगे, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। दूसरा हम ये कर सकते हैं। तो आप सब मुझे कंफर्म करो कि हम किस तरीके से इस सेमिनार को आगे बढ़ाएं। उसके बाद मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा स्क्रीन शेयर करके, बिकॉज एनीवे हम लोग यहाँ पे अपने सिस्टम पे ही प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट कराने वाले हैं। सो आपके अकॉर्डिंगली हमें किस तरीके से चीजों को कवर करना है, आप उस वे को, अप्रोच को चूज करेंगे जिसमें हम ज्यादा थ्योरी पढ़ेंगे, जैसे हम ज्यादा कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। बट हम एक और अप्रोच को चूज करेंगे जिसमें हम प्रोग्रामिंग पे ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि ऑनेस्टली मैं बताता हूं आपको कि यहाँ पे कुछ भी थ्योरी नहीं है, कुछ थ्योरी नहीं है। जो भी थ्योरी अगर आ भी रही, जैसे फॉर एग्जांपल डेफिनेशन है, या जो भी पैकेजेस के बारे में, क्लास के बारे में जो भी चीजें आपको थ्योरी दिखेंगी, वो सारी थ्योरी आपके प्रैक्टिकल अप्रोच के ही बाद आ रही है। और उन थ्योरी के लिए मैंने आप सभी के लिए प्रॉपर नोट्स बनाया है 7 डेज का, और मैंने यहाँ पे पूरा टाइमलाइन डिजाइन किया है आपका। उस टाइमलाइन को अगर आप फॉलो करोगे, आपको बस वही टाइमलाइन फॉलो करनी है। अगर आपने पहले से कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया, तो मैंने प्रोग्रामिंग शीट वगैरह बनाई है आप सभी के लिए, आपको बस वो फॉलो करना है। ठीक है, तो हम लोग, मेरा जो अप्रोच हमेशा रहता है कि मैं प्रोग्रामिंग पे ज्यादा फोकस करता हूँ, प्रैक्टिकल अप्रोच पे ज्यादा फोकस करता हूँ। जो चीज आपके कॉलेज लाइफ से मिसिंग है फिलहाल अभी के लिए एमएसबीटी से, तो मैं ट्राई करूंगा कि आप सबको मैं एक प्रैक्टिकल अप्रोच वाली चीजें बता पाऊँ। सो हम लोग, मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर हम लोग इस सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। आपका आज का क्लास हमारा 5:15 PM को स्टार्ट हुआ है, बट कल से हमारी क्लासेस जो है वो 3 PM को ही स्टार्ट होने वाली है। ओके, तो एक बार मैं स्क्रीन शेयर करूं, देन प्लीज कंफर्म कि मेरी स्क्रीन आप सबको क्लियरली दिख रही है। यस। ओके, मैंने अपना स्क्रीन शेयर किया, प्लीज कंफर्म में कि आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है। जिसको स्क्रीन मेरी नहीं दिख रही है, मेरा वीडियो दिख रहा होगा, वो स्क्रीन को भी पिन कर लेना एक बार, क्योंकि स्क्रीन देखना आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिलहाल अभी। ठीक है, राइट? तो चलो,
तो मेरी स्क्रीन आप सभी को दिख रही है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सिलेबस की बात बेसिक कर लेते हैं कि क्या-क्या सिलेबस हमें कवर करना है। हालाँकि आप सब लोग पहले से अवेयर हैं सिलेबस से, राइट? आप सभी लोगों ने एमएसबीटी के 4th सेमेस्टर के लास्ट फेज़ पे हैं, तो आई थिंक आप सभी लोग सिलेबस से पहले भी अवेयर होंगे, बट स्टिल एक बार मैं आप सबको बेसिक सिलेबस से एक बार रूबरू करा देता हूँ। प्रॉब्लम ये हुई है के स्कीम के साथ। के स्कीम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई है कि के स्कीम का सिलेबस जिन्होंने भी सेट किया है ना, उन्होंने सिलेबस को सेट करने के टाइम पे टाइमलाइन को बिल्कुल ध्यान में नहीं रखा, राइट? उन्होंने बिल्कुल ये सोचा ही नहीं करिकुलम स्टार्ट सेट करने से पहले कि इस करिकुलम को कंप्लीट कैसे किया जाएगा। आपको 50 टू 60% एमएसबीटी में ऐसे कॉलेजेस है जहाँ पे 4th यूनिट के बाद के प्रोग्राम्स को पढ़ाया ही नहीं गया है। 3rd यूनिट तक के प्रोग्राम को पढ़ाया गया, उसके बाद 4th यूनिट के बाद के प्रोग्राम को बताया ही नहीं गया। उसके पीछे सिंपल कारण एक है कि सिलेबस बहुत लेंदी है। जो आई स्कीम का सिलेबस था, उसके अकॉर्डिंगली पहला जो यूनिट है आपका, वो 2 यूनिट में पहले था। तो यूनिट नंबर 1 में आपको टेक्निकली 2 चैप्टर्स अलग-अलग पढ़ने हैं। पहला चैप्टर जो आपका है पार्ट 1 है, जिसमें आपको जावा के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में कवर करना है। जावा क्या होता है, क्लास ऑब्जेक्ट क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कवर करनी है। दूसरा हमारा है कंस्ट्रक्टर एंड मेथड्स, एरे, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बफर, वेक्टर, कंस्ट्रक्टर्स, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। सेकेंड यूनिट में हमें इनहेरिटेंस, इंटरफेस एंड पैकेजेस के बारे में कवर करना है। ये चैप्टर थोड़ा सिंपल है। थर्ड यूनिट भी बहुत सिंपल है, एक्सेप्शन हैंडलिंग है, मल्टी थ्रेडिंग है। फोर्थ यूनिट में तीसरा पार्ट आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करेगा, जैसे इवेंट हैंडलिंग है, वो पार्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट अदरवाइज एडब्ल्यूटी, स्विंग एंड आपका इवेंट हैंडलिंग भी सिंपल है। फिफ्थ यूनिट आपका नेटवर्क है, बेसिक्स ऑफ नेटवर्क प्रोग्रामिंग, एंड सिक्स्थ यूनिट है आपका डेटाबेस के साथ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जितने भी प्रोग्राम्स करने वाले हैं, जितने भी प्रोग्राम्स कवर करेंगे, उसमें मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स में हम ये ट्राई करने वाले हैं कि हम यहाँ पे जितनी भी चीज़ों को फ़ॉलो करें, उसमें प्रैक्टिकल अप्रोच जो प्रोग्रामिंग के लिए इम्पोर्टेंट है, हम उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दें, ना कि हम ज़्यादा थ्योरी पे ध्यान दें। क्योंकि हमें अल्टीमेटली जो चीज़ें कवर करनी है, वो करनी है प्रोग्रामिंग। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको, इसके पीछे सिंपल कारण आपको पहले बता देता हूँ। अगर आपको कोई भी टीचर या किसी भी यूट्यूब चैनल पे ये कहा जाएगा कि फर्स्ट 3 यूनिट के बाद के क्वेश्चन बैंक उनके पास हैं, तो सिंपल से एक बात समझ जाना कि सबने गेस किया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन बैंक फर्स्ट 3 यूनिट के सबके पास हैं, बट लास्ट यूनिट 4, 5, 6 किसी के पास भी नहीं है, ट्रस्ट में। अगर आपको कोई भी ये कह रहा है कि मेरे पास ये क्वेश्चन बैंक है जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे, या जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली कि किसी को पता ही नहीं कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्जाम में। किसी को नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि सिंपल रीजन है कि ये एग्जाम पहली बार हो रहा है आप सबका। लास्ट सेमेस्टर जो एग्जाम हुआ है आई स्कीम का, उसमें यूनिट 4, यूनिट 5 एंड यूनिट 6, ये जो 3 चैप्टर्स थे, ये तीनों चैप्टर्स में ऑनलाइन एग्जाम हुआ था। मतलब वो एडवांस जावा का पार्ट था, तो ये ऑनलाइन एग्जाम हुआ था। तो अगर ये एग्जाम ऑनलाइन होता तो मैं आपको बता सकता था कि नेटवर्क से कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इवेंट से कैसे क्वेश्चन आएंगे, या फिर डेटाबेस से कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। बट अभी एग्जाम का पैटर्न कंप्लीट चेंज हो चुका है, तो ये पहली बार एग्जाम हो रहा है। तो मैं आपको कॉन्फिडेंटली बता सकता हूं कि पहले 3 यूनिट से क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं, बट लास्ट के 3 यूनिट से मैं भी आपको कॉन्फिडेंटली नहीं बता पाऊंगा कि क्या क्वेश्चन आने वाले हैं। तो उससे बेटर ये है कि हम ज्यादा ध्यान देंगे अपने कॉन्सेप्ट्स पे, हम कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, राइट? और उसके बाद हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं एग्जाम में, जिनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, हम उसको कवर करेंगे, राइट? तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस है जावा का। हमने आपके लिए कंप्लीट नोट्स बनाया है डे वाइज, तो मैं आपको डे वाइज नोट्स आपके ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। ये सेमिनार के पॉइंट ऑफ व्यू से है। इसके साथ साथ आप अपने टेक्निकल पब्लिकेशन के बुक को भी फॉलो कर सकते हैं, राइट? यहाँ पे बेसिक चीजें मैंने दे दी हैं सेमिनार के बारे में, आप उसको बाद में जाके अपने ग्रुप पे जब मैं भेजूंगा तो कवर कर लेना। मैंने यहाँ पे एक टाइमलाइन बनाया है आप लोगों के लिए, डे 7 डे सेमिनार प्लान मैंने बनाया है, जो बेसिक टाइमलाइन है, राइट? इस टाइमलाइन में एग्जैक्टली क्या है कि आपको कब क्या कवर करना है, इसको आप अपने सेल्फ स्टडी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि यही पैटर्न मैं भी फॉलो करने वाला हूं, बट जिन बच्चों ने अभी तक बिल्कुल भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, वो इन चैप्टर्स को अपने सेल्फ स्टडी के लिए भी
सॉल्व कर सकते हैं, मतलब सेल्फ स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इस चीज को समझ सकते हैं कि हमें डे 1 में क्या कवर करना है। तो डे 1 में हमने डाला इंट्रोडक्शन टू जावा एंड बेसिक सिंटैक्स, यूनिट 1 का पार्ट 1 हम कवर करेंगे यहाँ पे। फीचर्स, टोकन्स, ऑपरेटर्स, डिसीजन मेकिंग एंड क्लास और ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये इसमें हम कवर करेंगे। बेसिक कोड रन कराएंगे। मोस्टली हमारा जो डे 1 का कोड होगा वो कंडीशनल स्टेटमेंट्स पे ही ज्यादा होने वाला है, इफ एल्स एंड लूप पे। डे 2 हम एरे, स्ट्रिंग, वेक्टर एंड कंस्ट्रक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम में मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चंस यहाँ से बनने वाले हैं, मिनिमम 2 to 3 क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। यूनिट 1 का पार्ट 2 जहां पे एरे है, स्ट्रिंग क्लास है, वेक्टर है, रैपर क्लास है, कंस्ट्रक्टर्स है, मेथड ओवरलोडिंग, ये सारी चीजें हैं। इसके बाद हमारा डे 3 जहां पे हम इनहेरिटेंस, इंटरफेस एंड पैकेजेस कवर करेंगे। ये तीनों टॉपिक हम एक दिन में कवर कर सकते हैं क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक है। इंटरफेस बहुत छोटा टॉपिक है, पैकेजेस बहुत छोटा टॉपिक है, इनहेरिटेंस में थोड़ी बहुत चीजें आपको ज्यादा कवर करनी है। इसके बाद डे 4 जहां पे हम एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड मल्टी थ्रेडिंग कवर करेंगे। डे 5 AWT एंड स्विंग के कंपोनेंट्स को करेंगे। डे 5 में हम अपने इवेंट हैंडलिंग वाले पार्ट को भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम AWT कवर करेंगे, डे 5 में रहेंगे, तो उस टाइम पे हम प्लान कर लेंगे, अगर हमारे पास टाइम होगा तो हम AWT, स्विंग एंड आपका इवेंट हैंडलिंग वो भी कर लेंगे। डे 6 में एडवांस स्विंग एंड इवेंट हैंडलिंग का पार्ट, और डे 7 में है नेटवर्किंग एंड डेटाबेस कनेक्टिविटी, ठीक है। अब ऑनेस्टली फ्रैंकली बताऊं मैं आप सभी को, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू कवर ईच एंड एवरी टॉपिक इन 7 days। पॉसिबल है ही नहीं कि आप 7 दिनों के अंदर पूरा जावा, पूरा एडवांस जावा कवर करें। बट यहाँ पे मैंने 90 to 92% टॉपिक्स को कंसिडर किया है, राइट। तो जो 7 to 8% के टॉपिक्स हैं, जो थोड़े छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे, वो आपको खुद से कवर करना होगा। बट मैंने यहाँ पे मैक्सिमम टॉपिक को कवर किया हुआ है। यहाँ पे जो हमारा चेकलिस्ट होने वाला है, मैंने ये चेकलिस्ट आपको दिया है। आप इस चेकलिस्ट के अकॉर्डिंगली अपने सिलेबस को प्रिपेयर करेंगे। इसका प्रिंट आउट आप ले सकते हैं, मैं PDF भेज दूंगा। ये चेकलिस्ट में आप टिक करते चले जाना, जो जो आपका कंप्लीट हो गया वो आप टिक करते चले जाना। फीचर्स, जावा, मैंने सारे सिलेबस, जो इंपॉर्टेंट सिलेबस है जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो आपको यहाँ पे टिक करना है, ठीक है। सो हमारा डे 1 आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू जावा एंड बेसिक सिंटैक्स, राइट। अब मैं यहाँ पे ज्यादा ध्यान देने वाला हूँ आपके प्रैक्टिकल अप्रोच पे, कम ध्यान दूंगा मैं थ्योरी पे। हालांकि मैंने थ्योरी पार्ट के लिए आपके नोट्स में एकदम टू द पॉइंट चीजें डाली हैं जो आप एग्जाम में लिखने वाले हैं। तो अगर आप में से किसी को थ्योरी में भी प्रॉब्लम है तो ये नोट्स आपके लिए काफी है। इस नोट्स में वो आपको हर एक चीज मिल जाएंगी जो एग्जाम में आने वाला है, या जो भी क्वेश्चंस के आंसर सब कुछ है। बट मैं यहाँ पे टाइम कम इन्वेस्ट करूंगा थ्योरी पे, राइट। तो सबसे पहले हम लोग जावा लैंग्वेज का बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि जावा के फीचर्स क्या होते हैं, प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट क्या है। सबसे पहले हमें ये समझना होता है कि जब भी हम जावा की बात करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहला सवाल आता है, मोस्ट ऑफ द इंटरनल्स में, एक्सटर्नल्स में, इंटरव्यूज में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि वाई जावा, राइट। मतलब जावा हम क्यों यूज करते हैं, जावा के पीछे कारण क्या। अगर आप अभी इंडस्ट्री को देखेंगे, तो अगर आप आज, मैंने 4 साल पहले, अगर मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ 4-5 सालों पहले, उस टाइम पे भी जावा लोग मांगते थे, इंडस्ट्री जावा मांगती थी, ठीक है, कि आपके रेज्यूमे में जावा होना चाहिए। आज भी जावा इंडस्ट्री मांगती है। आई थिंक आने वाले 10 सालों में भी जावा इंडस्ट्री मांगेगी। उसके पीछे बहुत सारे कारण है। जावा एक ऐसा लैंग्वेज है जो बहुत ज्यादा रोबस्ट है। आप अगर पाइथन की बात करेंगे तो पाइथन एक ऐसा लैंग्वेज है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत शॉर्टकट को फॉलो करता है। पाइथन में चीजें हम बहुत कम लिखते हैं। कम लिखने की वजह से हमारी जो चीजें हैं, जैसे अगर हमने कम चीजें, कम कोड को लिखा, तो हम लॉजिक को उस लेवल का कभी भी पाइथन में बिल्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत रिच एनवायरनमेंट है पाइथन का। पाइथन में वी हैव अ टन्स ऑफ मेथड्स। बट जावा में ऐसा नहीं है। जावा में आपको, यू हैव टू राइट ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द कोड, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द लॉजिक, जिससे आपकी जो लॉजिक बिल्डिंग है वो बहुत स्ट्रांग होती है। जैसे ही आप नेक्स्ट सेमेस्टर में आएंगे, आपको एक सिलेबस, एक सब्जेक्ट कवर करना है, एंड्रॉयड। एंड्रॉयड में भी जावा है, एंड्रॉयड विथ जावा आपको कवर करना, जावा की प्रोग्रामिंग आपको पता होनी चाहिए। जावा क्या है? जावा एक सिंपल हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में आप सबको पहले से पता है। आपने C++ कवर किया होगा, उसमें आपको पढ़ाया गया होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंपली ओप्स के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, जहां पे हम इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डेटा एब्स्ट्रैक्शन,
कोड रीयूजेबिलिटी के बारे में ज्यादा बात करते थे। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? एक ऐसा लैंग्वेज जो असेंबली लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज से ऊपर है। अब असेंबली लेवल लैंग्वेज के बारे में हमने आपको एमआईसी में बहुत पढ़ाया है, यूट्यूब पे भी पढ़ाया है, एमआईसी सब्जेक्ट में पढ़ाया, मैं और भी सेमिनार भी लेने वाला हूँ एमआईसी का। सो एमआईसी में हमने असेंबली लैंग्वेज के बारे में कवर किया कि असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग क्या होती है। इसी तरीके से हमारे पास एक लो लेवल लैंग्वेज है जो बाइनरी में होता है। तो बाइनरी कोडेड एकदम रीडेबल फॉर्मेट नहीं था, तो बाइनरी के बाद आया असेंबली। असेंबली इज समहाउ इज इन बिटवीन द लो एंड हाई। लो और हाई के बीच में असेंबली था, जहां पे हम लोग कुछ स्यूडो कोड्स, हम लोग असेंबली के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शन सेट्स, कुछ डायरेक्टिव्स का इस्तेमाल करके कोडिंग को करते थे। बट देन आया हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज। कोई मुझे एक लाइन में या दो लाइन में डिफाइन कर सकता है यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है सिंपल लैंग्वेज में? यस, एनीवन? हाँ, एक और चीज आप सब एक सेकेंड। यस प्रदीप, माई मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है आप सबको? स्क्रीन देखने में किसी को प्रॉब्लम हो रही है क्या? प्लीज कंफर्म। स्क्रीन दिख रही है ना? चलो ठीक है। तो आप सबका माइक मैंने इनेबल किया हुआ है। अगर आपसे मैं कभी भी कोई सवाल पूछूंगा तो आप माइक ऑन करके जवाब दे सकते हैं, या फिर आपकी कोई डाउट है आप वो पूछ सकते हैं। अगर जब मैं आपसे डाउट पूछूंगा तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। प्रोग्रामिंग जब करेंगे तो अगर आपको कुछ सवाल पूछने तो वो भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है? चलो, किसी को पता है हाई लेवल लैंग्वेज सिंपल में क्या कहते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है? यस, एनीवन? बताइए हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है? आपने पढ़ा होगा ना, आपने सी लैंग्वेज पढ़ा है, सी प्लस प्लस पढ़ा आपने, अभी आपने जावा पढ़ा, तीसरा लैंग्वेज आपका हाई लेवल लैंग्वेज चल रहा है, तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज हाई लेवल लैंग्वेज। हाँ सर, हाई लेवल लैंग्वेज मतलब जो बेसिकली ह्यूमन हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज होती है जो सिर्फ कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है। तो हाई लेवल होती है जो कंप्यूटर भी समझ पाए और हम भी समझ पाए। ओके, ओके। तो हाई लेवल लैंग्वेज सही जवाब है आपका। हाई लेवल लैंग्वेज सिंपल एक ऐसा लैंग्वेज बनाया गया था जो ह्यूमन के लिए रीडेबल हो। हाई लेवल लैंग्वेज हमारे कंप्यूटर को समझ में नहीं आता है। आप सबको पता है हाई लेवल लैंग्वेज हमारा कंप्यूटर कभी भी नहीं समझ सकता, बिकॉज कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी। कंप्यूटर इस तरीके से हमारा डिजाइन किया गया है कि कंप्यूटर केवल बाइनरी समझता है। हम जो भी जावा में लिखेंगे, हम यहाँ पे जो भी कोड लिखेंगे ना, इस जावा में जो भी कोड हम लिखने वाले हैं यहाँ पे, कोई भी चीज कंप्यूटर को समझ में नहीं आएगी। अगर कंप्यूटर को ये कोड समझ में आती तो आप मुझे बताइए कि क्या हमारे पास कोई भी कॉन्सेप्ट कंपाइलेशन और इंटरप्रिटेशन का होता क्या? बताओ। जब हम जावा कवर करते हैं तो हम सबसे पहले ये कवर करते हैं कि जावा एक कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। तो कंप्यूटर को ये कोड नहीं समझ में आता जो हमने अभी लिखा है, ये सारा कोड कन्वर्ट होता है मशीन लेवल लैंग्वेज में। और इसी वजह से आप सबको पता होगा कि हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो स्लो लैंग्वेज है एज कंपेयर टू मशीन लेवल लैंग्वेज और एज कंपेयर टू लो लेवल लैंग्वेज। क्योंकि मशीन लेवल लैंग्वेज जो असेंबली लैंग्वेज जो आपने 8086 में पढ़ा है, वो लैंग्वेज कंप्यूटर से बहुत क्लोज है क्योंकि वो डायरेक्टली मशीन पे काम कर रही है। बट हाई लेवल लैंग्वेज में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले हम अपने कोड को इस लैंग्वेज में लिखते हैं जो ह्यूमन समझता है, हाई लेवल लैंग्वेज। फिर ये कन्वर्ट किया जाता है मशीन लेवल लैंग्वेज में, राइट? तो हाई लेवल लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज होता है जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में लिखा गया है, जिसको ह्यूमन रीड राइट और अंडरस्टैंड कर सके, राइट? ये सिंपली एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर आपको प्रोवाइड करता है हार्डवेयर डिटेल से, राइट? यहाँ पे प्रोग्रामर्स जो होते हैं ज्यादा फोकस करते हैं हमारी लॉजिक और फंक्शनैलिटी पे, ना कि मेमोरी मैनेजमेंट और प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन पे, राइट? जैसे आप सबने MIC 8086 में देखा होगा, राइट, कि हम वहां पे ज्यादा फोकस करते थे कि हमारी मेमोरी कैसे बनेगी, हमारा इंस्ट्रक्शन सेट क्या होगा। बट हियर इन जावा वी रियली डोंट केयर अबाउट द मेमोरी फंक्शंस एंड ऑल, वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे लिए कर लेता है। तो ये होता है हाई लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज में जावा में बहुत सारे फीचर्स हैं जावा के जो आप याद कर लेना, ठीक है? सबसे पहला है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एक ऐसा वर्ड है जो बहुत सारी चीजों को डिफाइन करता है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब होता है एक ऐसा लैंग्वेज जो कहीं भी रन कर सके। अब उसके लिए एक ऐसा लैंग्वेज जो कहीं भी रन कर सके, उसके लिए जावा के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसको हम कहते हैं जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन की वजह से जावा कहीं भी रन कर सकता है क्योंकि इसके पास अपना वर्चुअल मशीन है। जावा वर्चुअल मशीन इज जस्ट लाइक एन एक्वेरियम, जहां पे आप फिश रखते हैं। एक फिश को आप पॉन्ड से निकालते हैं या
तालाब से निकाल के अपने घर पे लाते हैं और उसको एक्वेरियम के अंदर रखते हैं। आप उसको कहीं भी दुनिया में लेके जा सकते हैं एक्वेरियम के अंदर। सेम जावा भी आप इसको मैक पे, लिनक्स पे, विंडोज पे, काली पे, कहीं भी किसी भी ओएस पे रन करा सकते हैं इस कोड को। क्यों? क्योंकि जावा के पास अपना खुद का जावा वर्चुअल मशीन है। वर्चुअल मशीन को बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो वर्चुअल मशीन का मतलब होता है जो जावा को वर्चुअल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है रन करने के लिए। मतलब जावा लैंग्वेज जो है वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा कि अगर उसको विंडोज पे रन करना उसके पास खुद का एनवायरनमेंट होगा। सिंपल एंड इजी टू लर्न, सिक्योर है। जावा लैंग्वेज बहुत सिक्योर है। अगर आप ब्लॉकचेन से पहले की बात करेंगे इंडस्ट्री में, आज के टाइम पे मैं नहीं बोलूंगा कि जावा इज द मोस्ट सिक्योर लैंग्वेज बिकॉज नाउ वी हैव ब्लॉकचेन। अब आप सब में से जिसको पता नहीं है ब्लॉकचेन क्या होता है, जाके इंटरनेट पे पढ़ना आप लोग कि ब्लॉकचेन क्या होता है। बट ब्लॉकचेन ज्यादा सिक्योरिटी फीचर्स प्रोवाइड करता है और ब्लॉकचेन की जब हम बात करें तो मोस्टली हम पाइथन यूज करते हैं। तो इसलिए मैं अभी के टाइम पे 2025 में ये नहीं कह सकता कि जावा इज द मोस्ट सिक्योर लैंग्वेज, बट जावा इज वन ऑफ द सिक्योर लैंग्वेज, वन ऑफ द रोबस्ट लैंग्वेज। क्योंकि जावा के में ऐसे बहुत सारे फीचर्स है ना जिससे एम्बिग्यूटी को हमने कंट्रोल किया। जैसे आप सबको याद होगा, आप में से जितने लोगों ने सी प्लस प्लस लैंग्वेज पढ़ा है उसमें से आपने एक इनहेरिटेंस का नाम देख सुना होगा, मल्टीपल इनहेरिटेंस। सुना है किसी ने मल्टीपल इनहेरिटेंस का नाम? यस एनीवन? मल्टीपल इनहेरिटेंस, राइट। अब आप एक बात यस। बताओ मुझे कि जावा में अभी तक आपने मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं देखा होगा, नहीं देखा मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में? जावा में ऐसी नहीं। बहुत सारी चीजें नहीं होती जो सी प्लस प्लस में थी। जैसे कि, यस प्लीज माइक ऑफ कर दे जिनका भी माइक ऑन है। अगर किसी को जवाब देना है माइक ऑन करें, वो उसके बाद तुरंत ऑफ करते हैं, ठीक है? ओके। तो जावा में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम सी प्लस प्लस में थी बट जावा में नहीं, क्योंकि एम्बिग्यूटी क्रिएट ना हो, ताकि सिक्योरिटी फीचर्स ब्रीच ना हो। आप मुझे एक ऐसी चीज बताओ जो सी प्लस प्लस में है बट जावा में नहीं है। यस? पॉइंटर्स। पॉइंटर्स सी प्लस प्लस में आपने पढ़ा होगा, राइट? पढ़ा था पॉइंटर्स के बारे में। बट क्या जावा में पॉइंटर आपने पढ़ा है अभी तक? जावा में हम डायरेक्टली पॉइंटर का यूज करते हैं, पॉइंटर वेरिएबल का यूज करते नहीं करते हैं जावा में, ठीक है? इनडायरेक्टली तो आप कुछ भी कर सकते हैं प्रोग्रामिंग में, हमेशा याद रखना। इनडायरेक्टली आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि सर इन हम पॉइंटर के कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं, उस तरीके से मल्टीपल इनहेरिटेंस को भी यूज कर सकते हैं जावा में। मैं इनडायरेक्टली की बात नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्टली यूज की बात कर रहा हूं। जावा में हम पॉइंटर को भी इस्तेमाल नहीं करते। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी एंड सेफ्टी की वजह से। जब भी पॉइंटर यूज होगा, आपको यहाँ पे एक लाइन लिखी गई है, जावा इंक्लूड सेवरल सिक्योरिटी फीचर्स सच एज बाइट कोड वेरिफिकेशन एंड सैंडबॉक्स मॉडल टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड मालवेयर फ्रॉम हार्मिंग द सिस्टम। कई बार आप इंटरव्यू में जाते हैं या मोस्ट ऑफ द टाइम पे मैंने भी जब फ्रेशर्स के इंटरव्यू लेता हूँ या जब मैं किसी कॉलेज में एक्सटर्नल पे जा रहा हूँ इंजीनियरिंग के लिए, तो मैं भी पूछता हूँ कि जावा में ऐसी आप एक चीज बताओ जिससे अनऑथराइज्ड एक्सेस को हम कंट्रोल कर सकते हैं या मेमोरी को कंट्रोल कर सकते हैं। पॉइंटर इज द आंसर। क्योंकि पॉइंटर जो है वो अनऑथराइज्ड मेमोरी एक्सेस को बचाता है। अगर हम पॉइंटर यूज नहीं करेंगे तो अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब पॉइंटर का मतलब ही है कि पॉइंटर कैन स्टोर द वेरिएबल, कैन स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। सो पॉइंटर से सिक्योरिटी ब्रीचेस, सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज होती हैं। पॉइंटर से डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस की वजह से हैक का और मेमोरी करप्शन का चांसेस बढ़ता है। तो जावा इसलिए हम सिक्योर मानते हैं कि जावा में से बहुत चीजें हम यूज नहीं करते हैं जो हमारे सिस्टम को डैमेज करेंगे। मल्टी थ्रेडिंग सपोर्ट हम लोग आगे जाके बात करेंगे मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है। और जावा इज अ रिच एपीआई, मतलब जावा के पास बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जो हमारे काम को आसान करती हैं। जब हम जावा के कोड को लिखते हैं ना, स्पेशली जब हम यहाँ पे कोड को रन कराते हैं, तो हम डायरेक्टली कोड पे भी आ जाएंगे। बट उससे पहले बेसिक चीजें कुछ समझ लो आप लोग। जावा के कोड के लिए हम कुछ प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में कुछ बेसिक चीजें को यूज करते हैं। सबसे पहला है जेडीके, दूसरा है आपका जेवीएम, सॉरी दूसरा जेआरई, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, उसके बाद जेवीएम है, उसके बाद आईडीई है, ठीक है? तो सबसे पहला जेडीके क्या होता है? जेडीके इज अ सिंपल बॉक्स, एक सिंपल जैसा आपका फर्स्ट एड किट होता है, राइट? जहां पे आपकी वो सारी चीजें मौजूद हैं जिसके थ्रू आप फर्स्ट एड की फैसिलिटी किसी को प्रोवाइड करेंगे। जेडीके में वो सारी चीजें मौजूद है जिसके थ्रू हम एक जावा एप्लीकेशन बना सकते हैं। हमें जावा एप्लीकेशन बनाने में, हमें यहाँ पे एक जावा की अगर कोडिंग करनी है, इस कोडिंग के लिए हमें जिस भी चीज की जरूरत पड़ेगी, जो भी चीज हमें लगने वाली है, वो सारी चीजें इस बॉक्स में मौजूद है जेडीके में।
राइट, चाहे वो कंपाइलर हो, जावा का खुद का कंपाइलर जेडीके में होता है, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट भी जेडीके का पार्ट है, डेवलपमेंट टूल्स हमारे जेडीके में, जितने भी क्लासेस, मेथड्स, लाइब्रेरीज, पैकेजेस, वो सब जेडीके के पार्ट हैं, राइट। और जेडीके इंस्टॉल करने के लिए आप सिंपली ओरेकल की वेबसाइट से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। जेआरई क्या है? जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, जो हमें जावा वर्चुअल मशीन प्रोवाइड करता है। जेआरई को आपको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती, जेआरई इज अ पार्ट ऑफ जेडीके। So when you install JDK, you automatically install JRE because JRE is a part of JDK। और अलग से आपको JVM भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि JRE के अंदर JVM होता है, जावा वर्चुअल मशीन, जो हमारे कोड को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस की फीचर प्रोवाइड करता है। JRE के अंदर हमारी सारी क्लास की लाइब्रेरीज होती हैं, जैसे आप स्कैनर्ड क्लास इस्तेमाल करते हैं या कोई भी क्लास यूज करते हैं, वो सब JRE के अंदर होता है। जावा वर्चुअल मशीन के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली कि एक वर्चुअल मशीन है जो हमारे लिए एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का मतलब है, आईडी का मतलब होता है जहां पे हम अपनी कोडिंग को करते हैं। एंड आईडी इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट प्रोवाइड्स टूल्स टू राइट, टेस्ट एंड डीबग जावा कोड मोर एफिशिएंटली। सिंपल, जिस पे मैं यहाँ पे कोड कर रहा हूँ, राइट। तो कोडिंग पे आने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आई नेवर यूज नोटपैड। नोटपैड मैं कभी यूज नहीं करता। नोटपैड इज द वर्स्ट थिंग टू ट्राई। नोटपैड इज द वर्स्ट थिंग जहां पे आप कोड की प्रैक्टिस करेंगे। कभी भी नोटपैड को यूज मत करना, उससे आपकी कोडिंग पूरी वर्स्ट सिचुएशन में चली जाएगी। ठीक है, तो आप हमेशा एक अच्छे आईडी को यूज करें, आप इक्लिप्स को यूज करें, आप एनाकोंडा नेविगेटर यूज करें। अगर आपको एडवांस जाना तो आप एनाकोंडा नेविगेटर यूज करें। अगर आपको सिंपल चाहिए तो आप इंटेल आइडिया को यूज करें। मैं एक सिंपल प्लेटफॉर्म को हमेशा चूज करता हूँ जो फ्री हो। तो इंटेल आइडिया पे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ये कोड, ये आईडी मैं हमेशा से यूज करता हूँ अपने प्रोफेशनल काम के लिए भी। सो इस आईडी, ये कंप्लीटली फ्री है, इसका कम्युनिटी वर्जन, तो इसी पे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पे सारे कोड को, राइट। तो ये जावा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में होता है, ये सारी चीजें मौजूद हैं। अब जब हम जावा के कोड को लिखते हैं या किसी भी कोड को लिखते हैं, हमें सबसे पहले उस कोडिंग स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है कि हम एग्जैक्टली कोड को कैसे लिख रहे हैं। आप में से 90% बच्चों का मैंने पेपर देखा है। जब भी मैं किसी भी एमएसबीटी की रीचेकिंग वाले पेपर को देखता हूँ या किसी भी कॉलेज के टेस्ट के पेपर को देखता हूँ, मैंने बहुत सारी गलतियां देखी हैं। मैंने ओरल्स में, एक्सटर्नल्स में, इंटरनल्स में कितनी बार बच्चों से बहुत सिंपल सवाल पूछा, बहुत सिंपल, कि राइट डाउन द करेक्ट सिंटेक्स ऑफ इंपोर्ट स्टेटमेंट। एंड बहुत लोगों को पता नहीं इंपोर्ट स्टेटमेंट का करेक्ट सिंटेक्स क्या है, इंटरफेस कैसे लिखते हैं, क्लास कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं सबको यही कहता हूं कि जब भी आप प्रोग्रामिंग में आ रहे हैं, start with the basics, start with the zero level, not even one first level, start with the level zero। आप लेवल जीरो से स्टार्ट करो, फिर आप देखो कि आपको कॉन्फिडेंस कितना ज्यादा आएगा। ठीक है, अभी आप में से बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये क्वेश्चंस जो हम अभी करने वाले हैं हमें पहले से पता है। ठीक है, बट जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे, एक या दो दिनों में, आप एक दो दिनों में खुद ही से अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि हाँ, हमने ये चीजें पहले नोटिस नहीं की थी। बिकॉज एग्जाम में पेपर को लिखना भी एक आर्ट है, आपको आंसर कैसे लिखना है वो सारी चीजें मैं यहाँ पे बताऊंगा। ये क्वेश्चन को वीवीआई कहीं पे लिख लो, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, तो मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन के आने की जो प्रोबेबिलिटी वो ज्यादा है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ कि सिंपल ब्लूप्रिंट ऑफ जावा प्रोग्राम, आर्किटेक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम, कि हम जावा प्रोग्राम को लिखते कैसे हैं, राइट। सबसे पहले आता है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन इज द मोस्ट इग्नोर्ड सेक्शन फ्रॉम ए डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू। अगर कोई भी इंसान जो डेवलपर है वो कभी भी डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन पे ध्यान नहीं देता, कभी नहीं। मैंने आज तक अपने पूरे लाइफ में डॉक्यूमेंटेशन कभी कोड का नहीं किया है, क्योंकि कंपनी में उसके लिए दूसरे लोग होते हैं जो डॉक्यूमेंटेशन हमारे लिए करते हैं। बट कोई भी डेवलपर जो क्रिएटिव काम कर रहा है वो डॉक्यूमेंटेशन कभी नहीं करता, बट इट इज अ पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग यू कि ये बेसिकली कमेंट को हम कहते हैं, जो कमेंट्स होता है उसको हम डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। कि अगर आप किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे कोई कोड लिखना है एंड आई नीड टू टेल कि कोई जो दूसरा डेवलपर आएगा, अगर मुझे उसको बताना है कि हाँ यहाँ पे मैंने ये क्लास यूज किया है, जैसे मुझे ये सेक्शन बताना है कि मैंने यहाँ पे कॉपी एरे बनाया था, तो मैं यहाँ पे कमेंट डाल दूंगा, सेक्शन फॉर कॉपी एरे, कॉपीड एरे, ऐसा। ठीक है, इससे होता क्या फायदा है कि जो मेरे बाद जो डेवलपर आएगा या इस कोड को अगर कोई दूसरा डेवलपर देख रहा होगा, तो वो इंसान
इजीली समझ में आ जाए उसको, ठीक है। अब ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है बाय द वे, जो न्यू बिगनर्स होते हैं या जो न्यू डेवलपर्स होते हैं उनको ये चीज करनी आनी चाहिए, क्योंकि आप किसी भी कंपनी में जब आप जाएंगे तो आपसे कोडिंग की क्वालिटी पे भी बात की जाती है कि आप कितने अच्छे क्वालिटी के कोड को लिखते हैं। द क्वालिटी डिफाइंस द एलओसी एंड द वे ऑफ राइटिंग द कोड, राइट। दोनों चीज, एलओसी लाइन ऑफ जो लाइंस ऑफ कोड है वो भी बहुत मैटर करता है, और दूसरा की क्वालिटी ऑफ कोड में आपका अप्रोच क्या है लिखने का, आपका टेक्निक क्या है प्रोग्राम को लिखने का। तो ये जो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन है ये जनरली हमें एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर का पार्ट है वो है डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। ये सजेस्टेड में, देखो यहाँ पे ऑप्शनल भी नहीं, सजेस्टेड है, सजेस्ट किया जाता है कि आप लिखो इसको। उसके बाद आता है पैकेज, पैकेज, इंपोर्ट, इंटरफेस और क्लास, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये डायग्राम आप देख रहे हो, यहाँ पे एक चीज मैंने गलती कर दी है, ठीक है। मुझे यहाँ पे क्लास को ऑप्शनल में नहीं डालना चाहिए था, राइट। तो मैंने यहाँ पे जो डायग्राम यूज किया है वो डायग्राम मैंने गलत आपको यूज किया है। तो अभी जो भी लाइव सेशन पे है वो यहाँ पे क्लास को यहाँ से हटा देना, ठीक है। क्लास ऑप्शनल नहीं है जावा में, ये सी प्लस प्लस में ऑप्शनल था, बट जावा में क्लास ऑप्शनल नहीं है। क्लास इज द कंपल्सरी थिंग यू नीड टू ऐड इन जावा प्रोग्राम। खैर उस पर हम लोग अभी आएंगे। सबसे पहला पैकेज स्टेटमेंट। पैकेज मतलब अगर आप जावा में कोई भी पैकेज को क्रिएट करते हैं, किसी भी तरह का पैकेज बनाते हैं, या फिर आप प्री डिफाइंड पैकेज यूज करें, जैसे मैथ्स पैकेज हो गया, तो आप उसके बाद पैकेजेस को यहाँ पे लिखते हैं। पैकेज सेक्शन में जैसे जावा में बहुत सारे बिल्ट इन पैकेज, राइट। जैसे हम यहाँ पे मैंने सिंटेक्स डाला है कि पैकेज स्टूडेंट, यही एक सिंपल सा तरीका होता है पैकेज को इंपोर्ट करने का। जब मैं थर्ड यूनिट पढ़ाऊंगा तो मैं आपको पैकेज के बारे में बताऊंगा। पैकेज के बाद हमारा इंपोर्ट स्टेटमेंट होता है। इंपोर्ट स्टेटमेंट तो आप फर्स्ट लेक्चर से यूज करते हैं। अगर हम जैसे यूटिलिटी पैकेज इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर हम अगर स्कैनर क्लास यूज करें, तो वहां पे हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। सो इंपोर्ट का मतलब होता है कि आप स्पेसिफिक लाइब्रेरी को या फिर स्पेसिफिक क्लासेस को किसी दूसरे पैकेज से अगर आप अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इंपोर्ट करते हैं। मतलब आप पूरे पैकेज को इंपोर्ट नहीं करेंगे, आप एक स्पेसिफिक क्लास को इंपोर्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल स्कैनर क्लास, फॉर एग्जाम्पल यूटिलिटी पैकेज में से डेट क्लास, तो उसके बाद हम इंपोर्ट स्टेटमेंट को लिखते हैं। इसके बाद इंटरफेस होता है। इंटरफेस भी हम आगे जाके कवर करेंगे इंटरफेस क्या होता है, बट इंटरफेस को सिंपल लैंग्वेज में हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी कह सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर चीजें बस डिक्लेयर्ड होती हैं, डिफाइंड नहीं होती हैं। और इसके बाद जो मेन चीज आती है हमारी क्लास आती है। क्लास इज द कंपल्सरी थिंग। क्लास एसेंशियल पार्ट है हर एक जावा प्रोग्राम का, ठीक है। क्लास क्या होता है उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, और क्लास के बाद मेन मेथड आता है प्रोग्राम का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि हम यहाँ पे अपने प्रोग्राम को लिखते कैसे। पहला स्ट्रक्चर प्रोग्राम का, ठीक है। तो मैं सबसे पहले एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ। अगर आप पहली बार इस आईडी को इंस्टॉल करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस नहीं आएगा। वहां पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट लिखा हुआ कुछ आएगा। तो मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक करूंगा, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करूंगा। मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम दूंगा जावा 7 डेज सेमिनार, ठीक है। मैंने नाम दिया, बाकी सबको एज इट इज छोड़ दो, बाकी मुझे लोकेशन वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करूंगा, ये मेरा प्रोजेक्ट जो है बन के आ गया। एक बाय डिफॉल्ट एक फाइल बनी हुई रहती है पहले से मेन डॉट जावा की। मैं इस फाइल को डिलीट कर देता हूँ, बिकॉज मुझे इस फाइल की कोई जरूरत नहीं, तो मैं इस फाइल को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पहला कोड अपना लिखूंगा। सबसे पहले हम लोग एक बेसिक कोड लिखते हैं। एसआरसी पे जाओ, राइट क्लिक करो, न्यू पे जाओ, न्यू जावा क्लास लो, ठीक है। अब ये चीजें आप नोटपैड में नहीं करते थे। नोटपैड में आप जाके सिंपली जावा को लिख के आप डायरेक्टली सेव करते हैं डॉट जावा से, और उसको कंपाइल जावा सी डॉट जावा सी स्पेस अपने जावा फाइल का नाम डॉट जावा, और उसके बाद इंटरप्रेट करते हैं जावा से, राइट। वो चीज आप करते थे कमांड प्रॉम्प्ट में, बट यहाँ पे वो सब चीजें करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली लॉजिक सीखना है, ठीक है। तो मैंने इस कोड का नाम रखा फर्स्ट, राइट। अब देखो ये जो पब्लिक क्लास फर्स्ट है, ये मेरा क्लास का नाम हो गया, ये कंपलसरी पार्ट है। इसके बाद मेरा आएगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे ये लाइन आपको ऐड करनी है। जैसे आप सब में से किसी को याद है कि हम सी प्लस प्लस में मेन फंक्शन क्या लिखते थे, किसी को याद है? यस, किसी को याद है? सी प्लस प्लस में मेन फंक्शन क्या लिखते थे हम लोग, या सी लैंग्वेज में मेन फंक्शन क्या लिखते थे? इंट मेन या वॉइड मेन, राइट। हम
इंट मेन का इस्तेमाल करते थे, या फिर हम वॉइड मेन का यूज कर सकते हैं। अगर हमें कोई रिटर्न टाइप नहीं लेना तो हम वॉइड का यूज करेंगे, या फिर हम इंट का यूज करेंगे। बट यहाँ पे हमने यूज किया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। ये एक मेन फंक्शन का सिंटेक्स है, राइट। अब जनरली जब मैं एक डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को भी बताता हूँ, या कभी भी कोई भी डेवलपर जो होता है उसको फर्क भी नहीं पड़ता कि यहाँ पे हमने स्ट्रिंग और आर्ग्यूमेंट्स क्यों यूज किया है। आपको पता है जो डेवलपर होता है, जो इंटरमीडिएटेड डेवलपर है, जो मॉडरेटर है, मतलब जो बीच का डेवलपर है, जो एक्सपर्ट नहीं है और ना वो बिगनर है, जो इंटरमीडिएटेड डेवलपर होता है, जो बीच का डेवलपर है, उसको ये चीजों का मतलब भी पता नहीं होता। बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होता कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड में हम क्यों लिखते हैं, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स हम क्यों लिखते हैं। बट अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप प्रोग्रामिंग में अच्छा करना चाहते हैं, आप एक अच्छे इंटरव्यू में जाना चाहते हैं, तो आपसे कुछ भी चीज पूछी जा सकती है। और बड़े से बड़े इंटरव्यू में सबसे सिंपल सवाल पूछे जाते हैं, ताकि आपका फंडामेंटल चेक किया जाए कि आप कितने फंडामेंटली स्ट्रांग हैं। यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हमारा मेन फंक्शन है। अगर हम सी लैंग्वेज में होंगे या सी प्लस प्लस में होंगे तो हम सिंपली लिखेंगे इंट मेन, ठीक है। इंट में कुछ इस तरीके से। इसको एक्सप्लेन करना बहुत आसान है कि इंट मेरा डेटा टाइप है, बिकॉज रिटर्न टाइप मेरा क्या है, इंट या वॉइड होगा, तो मेरा इंट है बिकॉज ये कुछ रिटर्न करने वाला, रिटर्न 0 या रिटर्न जो भी कुछ भी रिटर्न करेगा, और मेन मेरे मेथड का नाम है। बट यहाँ पे हमारे पास 2-3 एक्स्ट्रा वर्ड आ गए। सबसे पहला पब्लिक। पब्लिक आपको पता है कि पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर होता है। पब्लिक क्या है? एक्सेस मॉडिफायर है। मतलब ये एक्सेसिबिलिटी को डिफाइन करेगा कि मेरा ये जो मेथड है, राइट, ये जो मेरा मेथड है ये कितना एक्सेसिबल है, इसको कौन कौन से प्रोग्राम में कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है। तो हमने इसको पब्लिक इसलिए किया है क्योंकि जब भी आप अपना मेन मेथड बनाते हैं ना, तो मेन मेथड में हम बहुत सारे दूसरे मेथड्स को या मेन मेथड को हम बाहर इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमेशा इसको पब्लिक रखना चाहिए। दूसरा वर्ड है यहाँ पे स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब है इट बिलोंग्स टू द क्लास, नॉट टू अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या होता है कि स्टैटिक वर्ड जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो मेरा मेथड है ना, ये मेरे क्लास को बिलोंग करता है, ना कि किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट से। सो जब हम यहाँ पे इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो जेवीएम जो है, जावा वर्चुअल मशीन, डज नॉट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ योर क्लास टू कॉल द मेन फंक्शन, राइट। इट डायरेक्टली कॉल्स इट यूजिंग द क्लास नेम। अब आप समझना इस बात को, आप में से बहुत सारे लोग इस बात को जानते नहीं होंगे कि हमने यहाँ पे स्टैटिक क्यों लगाया है। अगर हम यहाँ पे स्टैटिक नहीं लगाते तो पता क्या होता है, देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मैंने किया यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट, ठीक है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया। अब आप सबको पता है एक सिंपल चीज, चलो नहीं भी पता तो मैं बता देता हूँ, पब्लिक वॉइड माई फन, ये मेरा मेथड का नाम है। अगर किसी को फंक्शन बनाने जावा में नहीं आता है, प्लीज टेंशन मत लो, मैं आगे बताऊंगा, अभी बस मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। फंक्शन कॉलिंग, मैंने एक फंक्शन बनाया है यहाँ पे, ठीक है, फंक्शन बनाया मैंने, राइट। मैं इस प्रोग्राम को रन कराता हूँ, मेरे पास 2 फंक्शन है, ध्यान से देखना। आई एम हैविंग 2 फंक्शंस, माई फन एंड वॉइड मेन फंक्शन। मेन फंक्शन दोनों मेथड ही है मेरे पास, ठीक है। दोनों में मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रन एग्जीक्यूट किया है। चलो मैं इस प्रोग्राम को रन कराता हूँ, देखो क्या प्रिंट हुआ, बताइए क्या दिख रहा है आपको एग्जीक्यूशन में? हेलो वर्ल्ड दिख रहा है। हेलो वर्ल्ड क्यों दिख रहा बताओ? क्योंकि ये स्टैटिक मेथड है। अब जावा वर्चुअल मशीन क्या करता है कि जो मेथड स्टैटिक होता है ना, उसके लिए जावा वर्चुअल मशीन ये कहता है कि हमें उसका ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, हम उसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट करा देंगे। तो जब आप किसी भी मेथड को स्टैटिक रखते हैं तो उसको उस मेथड को हमें कॉल करने के लिए या एग्जीक्यूट कराने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। सो दैट्स व्हाई वी ऑलवेज टेक आवर मेन फंक्शन एज द स्टैटिक फंक्शन। क्यों? ताकि हम मेन फंक्शन को बिना किसी ऑब्जेक्ट के रन करा सकें। तो स्टैटिक का मतलब यहाँ पे ये होता है। वॉइड का मतलब आई थिंक आप लोगों को पता होगा, वॉइड मतलब रिटर्न टाइप, रिटर्न क्या करने वाला है ये। सो वॉइड का मतलब होता है इट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा ये, राइट। ये सिंपल मेथड है जो बस एग्जीक्यूशन के लिए बनाया गया, कोई रिजल्ट रिटर्न नहीं करेगा ये, ठीक है। और मेन मतलब नाम है, ये मेन कुछ भी नहीं है, इट इज जस्ट द नेम ऑफ द मेथड, जो जेवीएम जहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। मतलब जेवीएम का जो क्रॉलर है वो यहाँ पे पहुंचेगा और यहीं से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। नो मैटर आपने ऊपर इसके ऊपर 100 मेथड्स को डिफाइन किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने इसके ऊपर 100 डिफरेंट मेथड्स भी बना लिए ना, बट जेवीएम विल ऑलवेज लुक अप टू मेन। सबसे पहले जेवीएम मेन को सर्च करेगा कि मेन मेथड कहाँ है बताओ। अगर मेन मेथड उसको मिला तो फिर वो आगे जाके आपसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराएगा।
राइट तो ये इसका मतलब होता है। अब लास्ट वर्ड यहाँ पे दो और बचा है, स्ट्रिंग और आर्ग्यूमेंट्स। स्ट्रिंग का मतलब आप सबको पता होगा, आई थिंक दोनों अलग अलग पैरामीटर्स हैं, ये मेन मेथड के पैरामीटर होते हैं। पैरामीटर का मतलब सिंपल है कि जो हमारे लिए पैरामीटर्स को या किसी भी वैल्यू को असाइन करते हैं। अब देखो यहाँ पे जो मैंने स्ट्रिंग इस्तेमाल किया, इसका मतलब क्या होता है कि जो कोड मैं नीचे लिखने वाला हूँ, ये पूरा कोड, ये पूरा स्ट्रिंग फाइल है। मतलब स्ट्रिंग है ना, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, तो मैंने स्ट्रिंग किया। आर्ग्यूमेंट्स का मतलब है ये एक एरे बॉक्स है। एरे बॉक्स का मतलब ये है कि आप इसके अंदर जितने चाहें उतने स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स को रख सकते हैं। जैसे मैंने अगर हेलो वर्ल्ड किया तो पता है क्या एग्जीक्यूट, कैसे एग्जीक्यूट हुआ होगा, ऐसे आर्ग्यूमेंट्स ऑफ 0 इज हेलो, ऐसे ऐसे अलोकेट हुआ होगा। अलोकेशन इसकी ऐसी होगी, आर्ग्यूमेंट्स ऑफ 1 इज इक्वल्स टू वर्ल्ड। तो जब भी हम कोई भी वैल्यू देते हैं, किसी भी टाइप का वैल्यू देते हैं, तो वो अलग अलग पैरामीटर्स पे बेस्ड होता है। तो ये मतलब होता है हमारे आर्ग्यूमेंट्स और स्ट्रिंग का। तो ये आपको मेन मेथड का मतलब पता होना चाहिए। दिस इज हाउ यू राइट द जावा प्रोग्राम। अब हमने यहाँ पे कोई इंपोर्ट, कोई पैकेजेस इस्तेमाल नहीं किया, बट जैसे हम प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, हम यहाँ पे इंपोर्ट भी इस्तेमाल करेंगे, हम यहाँ पे पैकेजेस भी यूज करेंगे। बट ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ योर जावा प्रोग्राम। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आप सबको ये क्वेश्चन आना चाहिए। हर एक पार्ट को एक्सप्लेन करना आना चाहिए और उसके एग्जाम्पल को लिखना आना चाहिए। मैंने नोट्स में थ्योरी, मैंने कहा आपको कि मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, बट मैंने नोट्स में हर एक थ्योरी डाली हुई है, सारे एग्जाम्पल के साथ दिया हुआ। आपको कहीं कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिस टॉपिक में बुक पढ़ने की जरूरत होगी मैं खुद बता दूंगा, बट यहाँ पे इनफ कंटेंट है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। राइट ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम। अब जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज क्या आएगी, क्लास और ऑब्जेक्ट। बिकॉज बिना क्लास ऑब्जेक्ट के तो आप कोई प्रोग्राम लिख ही नहीं सकते। तो मैक्सिमम बुक्स में दिया गया है जावा टोकन्स। पहले आपको जावा टोकन्स पढ़ना है, वेरिएबल क्या है, आइडेंटिफायर क्या है, ऑपरेटर्स क्या है, एक्सप्रेशंस क्या है। बट मेरा ये मानना है कि आप पहले क्लास और ऑब्जेक्ट पढ़ो, क्योंकि बिना क्लास ऑब्जेक्ट के आप प्रोग्राम लिख ही नहीं सकते हैं। तो जावा में हम क्लास किसको कहते हैं, जो आप सी प्लस प्लस में क्लास कहते थे, जो आप पाइथन में क्लास कहेंगे आगे जाके, वही सेम जावा में भी क्लास होता है। कोई डेफिनेशन नहीं बदलने वाला जावा में क्लास का। क्लास इज सिंपली अ ब्लूप्रिंट और अ टेम्पलेट। हम किसी भी प्रोग्राम में कोई भी चीज जब लिखते हैं ना, उसके ब्लूप्रिंट को या उसके टेम्पलेट को हम क्लास का नाम देते हैं, क्योंकि ये जस्ट एक टेम्पलेट है। ये जो क्लास हमने बनाया है यहाँ पे, या फिर जो प्री डिफाइंड क्लासेस होते हैं, वो एक टेम्पलेट ही तो है, जिसके जिसके अंदर हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, जिसके अंदर हम अपनी चीजों को डिफाइन करते हैं। सो क्लास का मतलब क्या है, क्लास इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन। अगर किसी ने क्लास को डिफाइन किया तो क्या करेंगे, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। बट कई बार हमें और भी चीजों को डिफाइन करना पड़ता है। जैसे कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया कि डिफाइन क्लास एंड ऑब्जेक्ट फॉर 2 मार्क्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एटलीस्ट वहां पे 4 पॉइंट्स तो लिखने पड़ेंगे। बिकॉज आई डोंट नो आपको किसी ने अभी तक बताया है या नहीं बताया कि आपको कितने पॉइंट्स कितने मार्क्स के लिए लिखने चाहिए। शॉर्ट में बता देता हूं आपको, डबल रूल को फॉलो करना, डबल रूल को फॉलो करना। और ये मेरा वैलिडेटेड रूल है, ठीक है, इसको मैंने 6 साल में वैलिडेट किया है। मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 70 आउट ऑफ 70 स्कोर किया, डबल रूल को बस फॉलो करके। बस डबल रूल को, मिनिमम डबल रूल, मतलब मिनिमम आपको 4 पॉइंट लिखना है 2 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए मिनिमम 8 पॉइंट, 6 के लिए मिनिमम 12 पॉइंट। उससे ज्यादा आप जितना चाहे उतना लिख सकते हैं। तो क्लास क्या है, क्लास एक सिंपल कलेक्शन है डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन का। डेटा मेंबर का मतलब क्या होता है, डेटा मेंबर का मतलब जो आप डेटा इस्तेमाल करते हैं, जैसे वेरिएबल्स हो गया या मेथड्स हो गया, उसी की कलेक्शन को हम लोग क्लास कहते हैं। क्लास इसको हम ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट भी कहते हैं, जो बेसिकली हमारी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है। जैसे वेरिएबल्स, मेथड्स, इन सब की प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है क्लास हमारा। और क्लास हम जब भी बनाते हैं जावा में, तो हम क्लास कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं और एक्सेस स्पेसिफायर का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि एक्सेस स्पेसिफायर जो है, इट इज नॉट कंपलसरी। आप बिना एक्सेस स्पेसिफायर के भी कोई भी क्लास को डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं चाहूं यहाँ पे तो मैं डायरेक्टली भी क्लास लिख सकता हूँ, क्लास माई क्लास ए, मैं ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूँ बिना किसी एक्सेस स्पेसिफायर के। और एक और चीज मैं बता दूं क्लास के बारे में, क्लास यू कैन डिफाइन एन नंबर ऑफ क्लास इन अ सिंगल जावा प्रोग्राम।
इट्स नॉट मैंडेटरी, कोई रूल नहीं कि आप एक जावा प्रोग्राम में कोई एक क्लास डिफाइन करेंगे। यू कैन क्रिएट एज मच क्लास यू वांट, तो आप जितने चाहे आप उतने क्लास यहाँ पे डिक्लेयर और डिफाइन कर सकते हैं। तो ये भी एक पॉइंट आपको लिखना होता है। अब ये आ रहा है आंसर कंस्ट्रक्शन की बात, कि कई बार बच्चे जो है समझ नहीं पाते कि हम क्लास के बारे में 4 पॉइंट क्या लिखे। ये भी तो एक पॉइंट है ना, कि वी कैन क्रिएट मल्टीपल क्लास और n नंबर ऑफ क्लासेस इन अ सिंगल जावा प्रोग्राम। दूसरा सिंटेक्स क्या, क्लास, क्लास का नाम, और सिंपल कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट को हम सेपरेटर कहते हैं, जो क्लास की ब्लॉक को डिफाइन करेगा हमारे लिए। तो क्लास की ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया, रियल लाइफ एग्जाम्पल। थिंक ऑफ ए क्लास एज अ ब्लू प्रिंट ऑफ फॉर ए कार। एक कार का, एक 4 व्हीलर का ब्लू प्रिंट समझो। प्रॉपर्टीज लाइक कलर, स्पीड एंड मॉडल, एक्शंस लाइक स्टार्ट, स्टॉप एंड ड्राइव। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज जो है हमारे अलग अलग वेरिएबल्स हो गए, जैसे कलर, स्पीड, ये हमारी प्रॉपर्टीज हो गई जो डेटा मेंबर्स होते हैं। और हमारे मेथड्स जो हैं, वो ड्राइव एक मेथड हो गया, स्टॉप एक मेथड हो गया। तो ये होता है हमारा क्लास। अब क्लास को बनाने का तरीका बहुत बहुत सिंपल है। अगर जिन्होंने आज तक जावा प्रोग्रामिंग कभी नहीं की है, वो आज 10 बार 10 क्लास बना के बस देख लेना और कुछ मत करना। ठीक है, बस क्लास बनाओ, मेन मेथड बनाओ। राइट, इसके बाद क्लास के बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जावा प्रोग्राम में अगर आपके पास जावा प्रोग्राम में कोई और मेथड नहीं है, जैसे आपके पास केवल मेन फंक्शन है, तो यू डोंट नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, यू आर नॉट फोर्स्ड टू। अगर आपके पास कोई दूसरा मेथड नहीं, तो आपको कोई जरूरत नहीं है ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिएट करने का। आप बिना ऑब्जेक्ट के भी इस प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे रन कराया, देखो रन हो गया प्रोग्राम। मैं चाहूँ तो यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। राइट, मान लेते हैं हम लोग हमें यहाँ यूजर से इनपुट लेना है। ठीक है, अभी तक मैंने आपको यूजर से इनपुट लेना बताया नहीं हालांकि, बट मुझे लगता है आप लोगों को पता होगा पहले से। नहीं पता तो मैं बता दूं, यूजर से इनपुट लेने के लिए हम जावा में क्या यूज करते हैं, स्कैनर क्लास को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, स्कैनर क्लास जावा डॉट यूटिलिटी पैकेज का एक क्लास है जो यूज होता है यूजर से इनपुट लेने में। अब इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे आपका सी प्लस प्लस में सी इन एंड सी आउट था, वैसे यहाँ पे स्कैनर और सिस्टम डॉट आउट। पप्पाने आईला हे केलं ऐकलं तेच हॅलो बेटा येऊन गेली का अच्छा, कधी आले का बेटा, किती वेळ झाला, किती वेळ झाला, असं पप्पा पण येऊन गेले का नाही अजून, चाल टाकू ग, मम्मी काय मी विचार, अभी आवाज आ रही है मेरी? ओके, या जस्ट वेट 1 सेकेंड, मैं स्क्रीन वापस शेयर कर रहा हूँ। ओके, सो हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे क्लासेस के बारे में, राइट, ऑब्जेक्ट के बारे में। तो अगर हमने यहाँ पे ठीक है, इंटरनेट थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है आज सुबह से ही,
बट चलो ठीक है, अभी आई एम होपिंग कि अभी दूसरी बार ना हो, क्योंकि इंटरनेट फ्लक्चुएट होता है तो ऑटोमेटिक सेशन कट हो जा रहा है, इसलिए आप सबको दिख नहीं रहा होगा। ओके, अभी आवाज आ रही है आप सभी को? ठीक है, तो हम बात कर रहे थे स्कैनर क्लास के बारे में। तो अगर मैं इस प्रोग्राम में स्कैनर क्लास का इस्तेमाल करूं, मान लो मुझे यहाँ पे करना है यूजर से इनपुट लेना, तो मैं यूजर से इनपुट लेने के लिए क्या करूंगा, स्कैनर क्लास का इस्तेमाल करूंगा, जो java.utility पैकेज का पार्ट है। ठीक है, यूटिलिटी पैकेज का पार्ट है। तो मैं स्कैनर क्लास लूंगा, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर और सिस्टम डॉट इन। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा सिंपली, और इसके अंदर मैं कोई भी वेरिएबल डिफाइन कर सकता हूँ, इंटीजर a इज इक्वल्स टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट। अब मुझे लगता है कि आप सबको मुझे वेरिएबल का डेफिनेशन बताने की जरूरत नहीं है। यस, बताने की जरूरत है कि वेरिएबल क्या होता है। अगर जो चीजें नो सेमिनार में, राइट, अब सेमिनार में हम इतना बेसिक्स अगर जाएंगे तो शायद टाइम वेस्ट होगा हमारा, राइट। इसलिए मैं वेरिएबल वगैरह आप सबको पहले से पता, जिनको नहीं पता है वो मुझसे माइक ऑन करके पूछ लेना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया इंटीजर a, दूसरा वेरिएबल बनाया इंटीजर b, राइट। वेरिएबल क्या है, सिंपल मेमोरी लोकेशन, जहां पे हम डेटा को स्टोर करने वाले हैं। अब अगर हम इंटीजर टाइप का डेटा लेंगे तो हम नेक्स्ट इंट लिखेंगे, अगर हम स्ट्रिंग लेंगे तो बस हम नेक्स्ट लिखेंगे। अब मुझे यहाँ पे दोनों नंबर को ऐड करना, तो मैं यहाँ पे सिंपली एडिशन यहाँ पे दिखा दूंगा, एडिशन इज इक्वल्स टू प्लस a प्लस b, कुछ इस तरीके से, राइट। तो आप देखो कि अगर मुझे एडिशन का प्रोग्राम भी यहाँ पे करना है, फिर भी मैं यहाँ पे बिना ऑब्जेक्ट को क्रिएट किए हुए प्रोग्राम को कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले 10, मैंने एक नंबर इनपुट दिया 10, दूसरा नंबर इनपुट दिया 20, देखो एडिशन 30 प्रिंट हो गया यहाँ पे, राइट। तो पॉइंट ये है कि ऑब्जेक्ट जो है जावा के अंदर वो कंपलसरी नहीं होता है। ठीक है, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते, तो ऑब्जेक्ट का मतलब है रियल वर्ल्ड एंटिटी या रियल लाइफ एंटिटी क्लास के लिए। तो क्लास अगर एक ब्लूप्रिंट है, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। तो जो भी क्लास में फंक्शंस होते हैं या जो भी डेटा मेंबर्स हमारे क्लास में है, उसको इनिशियलाइज करने के लिए या हम उसको यूज करने के लिए ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। An object is a real world entity created based on a class. It has a state and behavior. हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी एक स्टेट और बिहेवियर होती है। if car is a class, अगर एक फोर व्हीलर एक क्लास है और कार इज अ रेड कार विद 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड, तो उसका जो 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, तो उस कार की अगर हम स्पीड को तय करेंगे तो उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट को बनाना पड़ेगा, और उस ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद हम उस क्लास की अलग अलग प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले बनाते कैसे, ये देखते हैं। देखो, जैसे मेरा ये क्लास है, राइट, मैंने एक सिंपल क्लास बनाया है। अब इस क्लास में मान लेते हैं कि मैंने एक फंक्शन बनाया है यहाँ पे, माई पब्लिक वॉइड माई फन। ठीक है, मैंने एक माई फन नाम का एक मेथड बनाया है, इसके अंदर मैं सिंपल प्रिंट कर देता हूँ सिस्टम डॉट आउट प्रिंटल फंक्शन कॉलिंग। ठीक है, जिनको फंक्शन का मतलब नहीं पता, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच इज इंटेंडेड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। अगर मुझे एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करना है तो मैं एक मेथड को बनाऊंगा। अब इस मेथड को मुझे अगर कॉल करना है, एग्जीक्यूट करना है, तो सबसे पहली चीज मुझे क्या करनी पड़ेगी, कोई मुझे बताएगा? मुझे अपने प्रोग्राम में थ्रू आउट कुछ भी यूज करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझको यूज करना है कोई वेरिएबल, कोई मेथड, कुछ भी एग्जीक्यूट कराना है, सबसे पहली चीज मैं क्या करूंगा? यस एनीवन? सबसे पहली चीज जिसकी हमें जरूरत है वो है मेमोरी। हम इस मेथड को मेमोरी तो देंगे ना, बताओ। इस मेथड को अगर हम मेमोरी नहीं देंगे तो हम ये मेथड हमारा एग्जीक्यूट कैसे होगा, राइट? नहीं हो सकता एग्जीक्यूट। अब इस मेथड को मेमोरी देने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। बिना ऑब्जेक्ट से हम इस पूरे क्लास को मेमोरी दे ही नहीं सकते। अब आप सोचेंगे कि सर जब हमने ये मेथड में अभी हमने जो मेन फंक्शन एग्जीक्यूट किया है तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया। तो जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमारा कॉल होता है, तो वो हमारे लिए इस मेन फंक्शन के मेमोरी को इनिशियलाइज कर दिया। बट उसने इसके लिए नहीं किया, माई फन के लिए। इसके लिए आपको बकायदा एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट हम कहाँ बनाएंगे? मेन फंक्शन के बाहर या अंदर? हमेशा ऑब्जेक्ट हमारा मेन फंक्शन के अंदर बनेगा। क्यों बनेगा मेन फंक्शन के अंदर, कोई मुझे बताएगा? Why there is a need to create the object inside the main function? Yes?
एनीवन? बहुत फंडामेंटल सवाल है, बहुत बेसिक सवाल है। अभी मैंने 5 मिनट पहले इसका जवाब दिया भी था आप सबको। Because the compiler gives the entry point of main function. वेरी गुड। It compiles to the main function. क्योंकि सिंपल, बहुत सिंपल जवाब है कि JVM ऑलवेज लुक अप टू द मेन फंक्शन फर्स्ट। JVM हमेशा यहीं से स्टार्ट करता है, मेन फंक्शन से। अब मान लो कि आपने ऑब्जेक्ट कहीं और बना दिया होता, तो जावा पहले मेन फंक्शन में आता, मेन फंक्शन में उसको ऑब्जेक्ट मिलेगा नहीं यहाँ पे, तो क्या करेगा? मेमोरी एलोकेट कभी हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए हम हमेशा मेन फंक्शन में यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। मेरे क्लास का नाम क्या है? क्लास का नाम फर्स्ट है, तो हम पहले क्लास का नाम लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे अपने ऑब्जेक्ट का नाम, कुछ भी हो सकता है। मैंने दिया यहाँ पे obj इज इक्वल्स टू न्यू क्लास का नाम और सेमीकोलन। ठीक है, इस तरीके से हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन गया। अब जैसे ही मेरा ऑब्जेक्ट बना, ऑटोमेटिक मेरा कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो गया। कंस्ट्रक्टर अलग से कॉल करने की जरूरत नहीं है, डिफॉल्ट वो ऑटोमेटिक कॉल हो गया होगा और मेमोरी इनिशियलाइज हो गई मेरे लिए। ठीक है, तो सबसे पहले JVM यहाँ पे आएगा मेन फंक्शन पे, उसके बाद वो यहाँ पे आएगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, मेमोरी इनिशियलाइज हुआ है। अब हम यहाँ पे चाहें तो obj.myfun को कॉल कर सकते हैं। और अगर मैं अब प्रोग्राम को रन कराऊंगा, देखो फंक्शन कॉलिंग, पहले हमारा फंक्शन कॉल हो गया, उसके बाद मैं वैल्यू दूंगा, तो जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट है वो हो सकता है। तो इस तरीके से हम जावा के अंदर अपने क्लास एंड ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि डिफाइन क्लास एंड ऑब्जेक्ट फॉर 2 मार्क्स, और कई बार डिस्क्राइब क्लास एंड ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल फॉर 4 मार्क्स। तो आपको ये लिखना भी आना चाहिए, बस मतलब समझने से कुछ नहीं होगा एग्जाम में, आपको प्रॉपर लिखना पता होना चाहिए कि इसके आंसर्स लिखते कैसे। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे नोट्स में सारी चीजों को पॉइंट वाइज डाला। देखो यहाँ पे सब कुछ पॉइंट वाइज है, प्रॉपर पॉइंटर्स मैंने यहाँ डाले, रियल लाइफ एग्जाम्पल डाला है, सिंटेक्स डाला है, एग्जाम्पल डाला है, जो आपके उस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम को प्रिपेयर हो जाएगा। राइट, अब हम बात करते हैं जावा टोकन्स के बारे में। बहुत बोरिंग टॉपिक है, बेसिक जावा में क्या क्या चीज होती है जो आपने अपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स एक प्री डिफाइंड वर्ड है, राइट, जिसका मतलब सिस्टम को पहले से पता है, जैसे पब्लिक, स्टैटिक, इफ, एल्स, डू, व्हाइल, रिटर्न, ट्रू, फॉल्स, ये सारी चीजें कीवर्ड्स होती हैं। ओके, आइडेंटिफायर्स का मतलब है नेमिंग, जैसे हम किसी भी को वेरिएबल को नेम करते हैं, मेथड्स को नेम करते हैं, सो देयर आर सम सर्टेन रूल्स, कुछ रूल्स बनाए गए नेमिंग के लिए, राइट। जैसे वेरिएबल को कैसे हम नाम देते हैं, उसको हम आइडेंटिफायर कहते हैं। जैसे मस्ट बिगिन विथ लेटर, अंडरस्कोर और डॉलर साइन। ठीक है, हमेशा जब भी हम कोई भी वेरिएबल आइडेंटिफायर लेते हैं, चाहे वो वेरिएबल हो, मेथड हो, क्लासेस हो, कांस्टेंट हो, कुछ भी हो, हम उसको हमेशा लेटर से स्टार्ट करेंगे या अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं। कैन नॉट बी ए कीवर्ड, वो कीवर्ड नहीं हो सकता है। और तीसरा, केस सेंसिटिव होता है, मतलब कैपिटल और स्मॉल दोनों अलग अलग कंसिडर की जाती है। ठीक है, इसके बाद लिटरल्स होते हैं। लिटरल्स का मतलब जिनकी वैल्यू फिक्स है, जैसे हम पाई की वैल्यू यूज करते हैं, पाई की वैल्यू 3.14, तो ऐसी वैल्यूज जो प्रॉपर फिक्स होती है उसको हम लोग लिटरल कहते हैं। और देन ऑपरेटर्स होते हैं। ऑपरेटर्स का मतलब जो स्पेशल सिंबल्स हैं जिसके थ्रू हम किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। अब एज अ डेवलपर आपको कभी भी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है। जब आप प्रोग्रामिंग में आते हैं, जब आप एक्चुअल प्रोग्रामिंग करते हैं, तो आपको ऑटोमेटिक चीजें समझ में आने लगती है, याद हो जाती हैं। जैसे मैंने जब मेन बैच में भी अगर जावा पढ़ाया होगा बच्चों को, तो वहां पे भी मैंने स्टूडेंट्स को कभी ये नहीं कहा होगा कि आप ऑपरेटर का डेफिनेशन याद करो अलग से, नहीं। आप ऑपरेटर को यूज करेंगे दूसरे प्रोग्राम में, तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं। बट इसका ये मतलब नहीं कि आप बिल्कुल इसके बारे में पढ़े ना, आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर जो हमारे लिए अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये सारी चीजें। रिलेशनल ऑपरेटर जो दो रिलेशंस को दिखाएगा, किसी भी दो ऑपरेंट के बीच के रिलेशन को दिखाएगा। लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट की फीचर्स को प्रोवाइड करता है। असाइनमेंट जो हमारे वैल्यूज को असाइन करता है। इसके बाद सेपरेटर भी हमारे पास होते हैं। सेपरेटर बेसिकली ब्लॉक को सेपरेट करता है। जैसे मैंने यहाँ बताया आपको कि मैंने यहाँ पे क्लास डिफाइन किया, तो यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल किया। बेसिकली कर्ली ब्रैकेट या सेमी कोलन, ये जो होता है ये हमारे सेपरेटर्स होते हैं जो हमारे ब्लॉक्स को सेपरेट करेंगे दूसरे ब्लॉक से, राइट। तो इसका काम होता है हमारे ब्लॉक्स को डिफाइन करना, ब्लॉक्स की
एक्सेसिबिलिटी को डिफाइन करना, ये होता है हमारा सेपरेटर। तो ये क्वेश्चन जनरली बहुत कम पूछा गया कि जावा टोकन एक्सप्लेन करो, बहुत कम आता है। कई बार ये क्वेश्चन आया है कि डिफाइन वेरिएबल, हाँ वेरिएबल को डिफाइन करने को आ सकता है कि डिफाइन वेरिएबल, तो वो भी बहुत सिंपल है। वेरिएबल डिफाइन करना, क्या होता है वेरिएबल, बताओ। यस, वेरिएबल क्या होता है, किसी को पता है वेरिएबल क्या होता है? लोकेशन। यस, क्या होता है वेरिएबल? मेमोरी लोकेशन होती है, राइट। तो वेरिएबल इज नथिंग बट अ सिंपल मेमोरी लोकेशन विच इज यूज्ड टू स्टोर द डेटा। अब मान लो कि मुझे कोई डेटा स्टोर करना है, तो अभी जैसे आप सबने ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो आपको चीजें पता नहीं होंगी, हो सकता है, बट अगर आप नेक्स्ट सेमेस्टर जब जाएंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में आप एक चीज समझेंगे कि जो हमारी मेमोरी होती है वो कुछ इस तरीके की होती है हमारे सिस्टम में, ठीक है। अब इसके अंदर छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाए गए होते हैं। ब्लॉक्स कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ये ब्लॉक्स हैं, ऐसे करके बहुत सारे मिलियंस ऑफ छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाए गए, मिलियंस ऑफ ब्लॉक, ठीक है। अब मान लो कि मुझे कहीं भी डेटा स्टोर करना है, मुझे यहाँ पे 10 डेटा स्टोर करना है, तो मुझे अपने सिस्टम के अंदर एक ब्लॉक को, एक मेमोरी लोकेशन को डिफाइन करना होगा, जिसके पास एक यूनिक एड्रेस होगा, ताकि जब मैं उसको रिट्राइव करूं तो वो रिट्राइव उसी एड्रेस से हो। तो हर एक मेमोरी लोकेशन की ना अपनी एक एड्रेस होती है, बिकॉज अगर हमारे पास एड्रेस नहीं होगा तो हम उसको रिट्राइव कभी नहीं कर पाएंगे। तो जब भी हम किसी भी डेटा को स्टोर करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, चाहे वो डेटा किसी भी टाइप का हो, नो मैटर, इंटीजर हो, स्ट्रिंग हो, डबल हो, फ्लोट हो, जैसा भी हो, बूलियन डेटा हो, हमें एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट करनी होगी, और उसी मेमोरी लोकेशन को हम कहते हैं वेरिएबल। क्या कहते हैं हम? वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल क्या, एक सिंपल मेमोरी लोकेशन होती है। तो वेरिएबल को हम डिफाइन कैसे करते हैं? सिंटेक्स क्या है? बहुत सिंपल सिंटेक्स है उसका। आपको सबसे पहले डेटा टाइप लिखना है, डेटा टाइप, ठीक है। डेटा टाइप के बाद आप क्या लिखेंगे? वेरिएबल का नाम। आप ऐसे वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। आप चाहें तो वेरिएबल को इनिशियलाइज भी कर सकते हैं डायरेक्टली, कुछ इस तरीके से, डेटा टाइप, डेटा टाइप, वेरिएबल नेम, और साथ में वैल्यू। आप ऐसे इनिशियलाइज भी कर सकते हैं वैल्यू को, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वेरिएबल को डिक्लेयर बस कर रहे हैं या वेरिएबल को डायरेक्टली वैल्यू असाइन कर रहे हैं, या फिर आप वैल्यू वेरिएबल में यूजर से भी वैल्यू को ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझो, इंटीजर ए, ऐसे हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, और यहाँ पे इंटीजर a इज इक्वल्स टू 10 अगर हमने दिया तो ये वेरिएबल इनिशियलाइजेशन हो गया। b इज इक्वल्स टू 10 हमने लिखा, तो इसको हम कहेंगे वेरिएबल का इनिशियलाइज करना, ठीक है। तो वेरिएबल हमारा ये होता है। अब वेरिएबल में बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा टाइप को मेंशन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जावा लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज है जहां पे आपको सिस्टम को बताना होगा कि विच टाइप ऑफ डेटा यू आर यूजिंग। दिस इज कॉल्ड योर डेटा टाइप, राइट। डेटा टाइप का मतलब क्या? वो टाइप ऑफ द डेटा। अगर हम डेटा टाइप वर्ड को दो अलग अलग पार्ट में ब्रेक डाउन करेंगे, उसका मतलब क्या है? सिंपल, डेटा टाइप का मतलब है कि टाइप ऑफ डेटा व्हाट यू आर यूजिंग। तो सिस्टम को हमें बताना पड़ता है, डेटा टाइप का मतलब टाइप ऑफ डेटा, कि हमें सिस्टम को बताना होगा कि हम किस टाइप का डेटा अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करें, क्योंकि सिस्टम इतना स्मार्ट नहीं है। अगर आप पाइथन की बात करेंगे तो पाइथन का जो सिस्टम है वो स्मार्ट है, पाइथन के सिस्टम को समझ में आ जाता है। अगर मैं पाइथन में लिखूंगा जाके, मान लो मैंने यहाँ पे पाइथन का कोड किया, ठीक है, पाइथन के कोड में मैंने अगर यहाँ पे लिखा a इज इक्वल्स टू 10 फॉर एग्जाम्पल, देखो ये पाइथन का आइडियल है, a इज इक्वल्स टू 10 मैंने लिखा, b इज इक्वल्स टू 20 लिखा मैंने, और प्रिंट कर दिया a प्लस बी को, a प्लस बी को मैंने प्रिंट कर दिया, ये 30 प्रिंट कर दिया मुझे। क्यों? क्योंकि इसको पता है कि a इज इक्वल टू 20 का मतलब है कि ऑटोमेटिक पाइथन मेरा a के लिए इंटीजर टाइप का लोकेशन क्रिएट करेगा। बट जावा इतना स्मार्ट नहीं है। यू हैव टू टेल द जावा, यू हैव टू टेल द सिस्टम, एक्सप्लिसिटली आपको बताना होगा कि जावा में हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे डेटा टाइप को मेंशन करना बहुत बहुत जरूरी है। और डेटा टाइप एक तरह के नहीं होते हैं। डेटा टाइप को पढ़ने के लिए आप बुक पढ़ लेना, या आप सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस डेटा टाइप ऑलरेडी पढ़ा होगा आपने, वही सेम है। इंटीजर है, डबल है, कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है, हमारा फ्लोट है, बूलियन है, अलग अलग टाइप के डेटा को हम यूज कर सकते हैं प्रोग्राम में, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं डेटा की, राइट, तो हम बात करते हैं कन्वर्जन की भी उसके बारे में, क्योंकि डेटा टाइप जब अलग अलग डेटा टाइप होते हैं तो कन्वर्ट भी तो करना हो। जैसे हम अपने मनी को कन्वर्ट करते हैं आप सब अपने पैसे को कन्वर्ट। जब आप किसी फॉरेन कंट्री जाते हैं
तो आप अपने पैसे को कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ से दुबई जाएंगे तो आपको जो दुबई की करेंसी दिरहम है आपको उसमें इंडियन रुपीस को कन्वर्ट करना होगा एयरपोर्ट पे जाके, कहीं भी जाके। अगर आप कहीं भी दूसरी कंट्री में जाएंगे, जर्मनी जाएंगे, कहीं आप यूएस जाएंगे, आपको डॉलर्स में कन्वर्ट करना होगा, यूरो में कन्वर्ट करना होगा। तो उसी तरीके से कॉम्पेटेबिलिटी की बात होती है, वो कन्वर्जन क्यों जरूरी, ताकि हम कॉम्पेटेबल बना पाए। सेम विथ डेटा टाइप। डेटा टाइप में अगर हमने एक प्रोग्राम लिखा है इंटीजर के लिए, मान लो हमने प्रोग्राम लिखा है इंटीजर के लिए, और जो डेटा बाहर से आ रहा है वो डबल है या वो किसी दूसरे टाइप का है, तो हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो उसके लिए एक प्रोसेस होती है जिसको हम कहते हैं टाइप कास्टिंग। क्या कहते हैं हम? टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग का मतलब ये होता है कि कन्वर्जन ऑफ डेटा। टाइप कास्टिंग इन जावा मीन्स कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप इनटू अनदर। एक डेटा टाइप को अगर आप दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं, हम उसको टाइप कास्टिंग कहते हैं। टाइप कास्टिंग जैसे कन्वर्टिंग एन इंट टू फ्लोट, कन्वर्टिंग अ डबल टू एंट, ये सारे चीजों को। दिस इज यूजफुल व्हेन यू वांट टू स्टोर अ वैल्यू ऑफ वन टाइप इनटू अ वेरिएबल ऑफ अनदर टाइप। अगर आप एक वेरिएबल के अंदर दूसरे टाइप की वैल्यू को स्टोर करेंगे तो हम वहां पे इसको यूज करते हैं। टाइप कास्टिंग दो तरीके से की जाती है। एक होती है ऑटोमेटिक कास्टिंग, जिसको हम लोग वाइडनिंग भी कहते हैं, और दूसरा होता है नैरोइंग, जिसको हम लोग एक्सप्लिसिट कास्टिंग कहते हैं, जो स्मॉल से लार्जर और लार्जर से स्मॉलर की तरफ जाती है। यहाँ पे ये जो टेबल आपको दिख रहा है ये आपकी बुक में नहीं होगा, आई एम वेरी मच श्योर। जितने बुक्स मैंने पढ़े हैं एमएसबीटी के, चाहे वो टेक्निकल हो, निराली, उसमें ये टेबल नहीं दिया गया। तो ये टेबल मैंने इसलिए दिया ताकि आपको स्मॉल से लार्ज और लार्ज से स्मॉल का कॉन्सेप्ट समझ में आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बाय द वे, क्योंकि इसमें क्या है कि मेमोरी लॉस की भी बात की गई है कि जब हम वाइडनिंग करते हैं, मतलब हम जब स्मॉल से लार्ज की तरफ जाते हैं तो वहां पे डेटा लॉस नहीं होता, हमारा डेटा कोई लॉस नहीं होगा। जावा वो ऑटोमेटिक कर देगा हमारे लिए। जावा ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स डेटा टाइप टू लार्जर डेटा टाइप। ठीक है, जैसे अगर हमने यहाँ पे इंट a इज इक्वल्स टू 10 लिखा है और डबल b इज इक्वल्स टू a लिखा, मतलब a को अगर हमने b में ट्रांसफर किया, साइन किया वैल्यू को, इंट टू डबल किया, तो मेरा सिस्टम ऑटोमेटिक उसको कैप्चर कर लेगा। जैसे देखो कुछ इस तरीके से, मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे ये सब हटा देता हूं मैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक डेटा टाइप लिखा इंटीजर a इज इक्वल्स टू 50 मैंने लिखा, ठीक है। नाउ आई वांट कि मैं इसको बड़ा कर दूं, तो मैं करूंगा डबल b इज इक्वल्स टू a। मैंने b में जो मेरा b वेरिएबल है, b डबल टाइप का वेरिएबल है, उसको उसमें मैंने a को असाइन कर दिया। मैं प्रिंट करूंगा b को, system डॉट आउट डॉट println वैल्यू ऑफ b इज इक्वल्स टू प्लस b, ऐसा कुछ मैंने प्रिंट किया। अब देखो इसको हम रन कराते हैं। वैल्यू ऑफ b इज इक्वल्स टू 50.00 आया, राइट। कोई कन्वर्जन की हमें जरूरत पड़ी नहीं पड़ी। इसको हम वाइडनिंग कहते हैं या फिर ऑटोमेटिक कास्टिंग कहते हैं। ऑटोमेटिक कास्टिंग में होता क्या है कि सिस्टम हमारा खुद से कास्टिंग कर लेता है। सिस्टम खुद से आपकी कास्टिंग को करेगा, आपको जरूरत नहीं अलग से कोई कास्टिंग करने की। बट एट द सेम टाइम हमारे पास एक मैनुअल कास्टिंग होता है जिसमें हम लार्जर से स्मॉलर की तरफ जाते हैं। अगर आप लार्जर से स्मॉलर की तरफ जा रहे हैं, मतलब आप डबल से इंट की तरफ जा रहे हैं, तो आपको वहां पे ऑटोमेटिक कास्टिंग काम नहीं आएगी, वहां पे आपको मैनुअल कास्टिंग करना होगा। यू मस्ट मैनुअली कन्वर्ट लार्जर डेटा टाइप टू स्मॉलर डेटा टाइप, और वहां पे डेटा आपका लॉस भी हो सकता है। कैसे लॉस होगा मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल के साथ। देखो अभी हमारा यहाँ पे क्या करना है, मान लो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया, इंट a था मेरा, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ डबल a इज इक्वल्स टू, डबल a इज इक्वल्स टू मैं लिखता हूँ 50.85। ठीक है, मैंने एक सिंपल यहाँ पे वैल्यू ले ली 50.85 की। अब मैं एक और वैल्यू, अब मैं चाहता हूं कि मैं डबल वेरिएबल को, जो मेरा a वेरिएबल है, उसको मैं इंटीजर में डाल दूं। तो मैं इंटीजर b लिखा और इज इक्वल्स टू a कर दिया मैंने, ठीक है। अब अभी ही आपको एरर आ गया, यहाँ पे दिख रहा है आपको, रेड लाइन यहाँ पे दिख रही है, बट स्टिल मैं रन करा देता हूँ। देखो रन कराता हूँ मैं इस प्रोग्राम को, देखो क्या एरर आएगा। एरर क्या आ रहा है आप लोग को दिख रहा है एरर क्या आ रहा है यहाँ पे? यस, क्या एरर है यहाँ पे? इनकॉम्पेटेबल डेटा टाइप, पॉसिबली लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू इंट। मतलब सिस्टम ने खुद से नहीं किया कन्वर्जन आपका, तो आपको खुद से करना होगा। जब खुद से करना तो हम क्या करेंगे, हम बहुत सिंपल तरीके से इंटीजर b जहां लिखा उस इज इक्वल्स टू इंटीजर a, ऐसा कुछ कर देंगे हम। इसको इस तरीके से भी, सॉरी हम एक काम करते हैं,
इंटीजर और a, ठीक है, ऐसा कुछ करेंगे, राइट। तो इससे क्या होगा, ये हमारा जो a है इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। बट अगेन इसमें भी एक प्रॉब्लम आएगी। देखो प्रॉब्लम क्या आएगी, बताओ हमारी वैल्यू क्या थी, बताइए। यस, वैल्यू क्या थी हमारी 50.85। अब यहाँ वैल्यू क्या आ रही है, 50 आ रही है। अब आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे कि सर 0.85 क्या डिफरेंस है, 0.85 का क्या क्या फर्क पड़ता है 0.85 से? कोई फर्क नहीं पड़ता 0.85 से। जस्ट इमेजिन आप एक इंजीनियर हैं और आप एक यूरोपियन सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं जो फॉर एग्जाम्पल ट्रैवल कंपनी है, ठीक है। ट्रैवल कंपनी यूरोप की है, जहां पे मैं पैकेजेस बुक करता हूँ, मेरा पैकेज का वहां पे चार्ज आता है, टिकट का प्राइस आता है 50.85 और लास्ट कन्वर्जन में वो 50 हो जाता है, तो फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? आपको मैं बता दूं कितना का फर्क पड़ेगा, कितने रुपए का फर्क पड़ेगा। आपको ये 0.85 लग रहा है, अगर हम 0.85 यूरो की बात करेंगे तो एक यूरो में कितने होते हैं, आई थिंक 100 रुपीज होता है, राइट। मैं श्योर नहीं हूँ 0.85 यूरो में कितना होगा, आई थिंक 85 रुपीज होता होगा, ठीक है। अब मैं श्योर नहीं हूँ बट आई थिंक 185 में, आई थिंक अगर हम बात करें 0.85 यूरो की, तो आई थिंक 1 यूरो इन इंडिया होता है 100 के आसपास, ठीक है। तो अब आप सोचो कि अगर हम 0.100 भी पकड़ के चलते हैं, 100 रुपए भी पकड़ के चलते हैं, तो 0.85 यूरो का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ? 70 से 80 रुपए हो जाएंगे ना, 70 टू 80 रुपीज तो हो जाएगा। अब सोचो 70 टू 80 रुपीज का लॉस हो गया। मान लो 10 लोगों ने ऐसा टिकट बुक किया तो कितने, 700 से 800 रुपए का लॉस हो गया। तो ये जो कन्वर्जन आपको दिख रहा है, तभी तो कहा गया कि ये एक डेटा लॉस कन्वर्जन है। तो कई बार आपसे इंटरव्यू में, इंटरनल एक्सेल में से सवाल पूछे जाते हैं कि डेटा वहां पे लॉस होता है, तो आपको ये बताना। और ये एक पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट आप लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में दिखा सकते हैं कि दोनों कन्वर्जन का फर्क क्या आता है, ठीक है। तो ये होती है आपकी टाइप कास्टिंग। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी डाल दिया, यहाँ पे देखो मैंने प्रॉपर एग्जाम्पल सब कुछ लिख के डाला है, सो दैट कि आपको ज्यादा क्लैरिटी इससे मिल जाएगी। ओके, तो हमारा यहाँ पे बेसिक्स ऑफ जावा वाला पार्ट, यहाँ पे एक पार्ट जो हमारा है वो कंप्लीट होता है। यस एवरीवन, सबको समझ में आया अभी तक हमने जो भी पढ़ा? किसी का कुछ डाउट है प्लीज आस्क। यस आदित्य, अजिंक्य, आकाश, अनुराग, अपेक्षा, आरती, आत्मजा, दक्ष, गार्गी, ग्रीष्मा, हितेन, जगदीश, जयदीप, मारिया, मानसी, श्रेयास, सेजल, शिवम, व्यास, यश, कल्याणी, किरण, प्रदीप। किसी को कोई डाउट? यस, वैष्णवी, वर्षा, श्रेयाल, किसी को कोई डाउट है प्लीज आस्क, या हम आगे बढ़े? ठीक है, देखो अभी तक हमने जो भी पढ़ा ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप टाइप कास्टिंग को बिल्कुल लाइटली मत लेना, ये एक ऐसा टॉपिक है जो 4 मार्क्स के लिए लास्ट ईयर और लास्ट के लास्ट ईयर पूछा गया है, ठीक है। अभी मैं आप सबको ज्यादा क्वेश्चन बैंक की तरफ इसलिए फोर्स नहीं कर रहा क्योंकि के स्कीम चेंज हुई है, ठीक है। तो हमें भी कम से कम 1 साल का टाइम चाहिए क्वेश्चन बैंक को बनाने के लिए। मतलब जो क्वेश्चन बैंक मैं आपको बताता हूँ वो तो आपको मैं ऐसे भी दे दूंगा बना के, राइट। बट जिस क्वेश्चन बैंक की मैं बात कर रहा हूँ, जो मैं MSBT को पिछले 6 सालों से दे रहा हूँ, तो अगर आपने नहीं पता होगा तो मेरे क्वेश्चन बैंक एंड्रॉयड के लास्ट ईयर 70 आउट ऑफ 70 क्वेश्चन वहां से आए थे। तो मैं उस लेवल का क्वेश्चन बैंक की बात करता हूँ। व्हेन आई से कि मैं क्वेश्चन बैंक आपको देता हूँ तो मैं क्वेश्चन बैंक उस लेवल का बात कर रहा हूँ। बट इस बार मैं भी बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हूँ इस चीज में, क्योंकि स्कीम चेंज हो गई है। और स्कीम चेंज होने का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि सिलेबस इन्होंने मर्ज किया है। तो लास्ट ईयर जो ऑनलाइन का सिलेबस था वो ऑफलाइन में आ गया। सो वी नीड एटलीस्ट 1 ईयर टू रिकॉग्नाइज कि क्या पूछा जा रहा है, कैसे सवाल आ रहे हैं, कैसे जवाब है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू बी एक्स्ट्रा प्रिपेयर्ड, कि हमें ज्यादा प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा, क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आपका यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं अपने प्रोग्रामिंग के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कोर पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग। दुनिया की कोई भी प्रोग्रामिंग आप देख लो, मैं हमेशा सबको यही बताता हूँ, अगर मैं किसी अपने कलीग्स को भी, अपने जूनियर्स को भी अगर मैं कभी केटी दे रहा हूँ या कोई भी चीज मैं किसी को भी ट्रेन कर रहा हूँ, मैं सबको हमेशा यही बताता हूँ कि इफ यू नो how to implement if else condition and loop, you know 50 to 60% programming and trust me, आप दुनिया का कोई भी मुझे टॉपिक बता दो, दुनिया का कोई भी टॉपिक बता दो, उसके अंदर की लॉजिक इफ एल्स और लूप पे ही एस्टैब्लिश्ड है। अगर आप बात करेंगे इनहेरिटेंस की, कुछ नया नहीं है। अगर आपको एक क्लास बनाना आता है तो आप 10 क्लास और बना सकते हैं। अगर आप पॉलीमॉर्फिज्म की बात करेंगे
तो पॉलीमॉर्फिज्म में कुछ नया नहीं, अगर आप एक मेथड बना सकते तो आप 2 मेथड और बना सकते हैं, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। बट जो कोर लॉजिक होता है ना वो यही छुपा हुआ है। इफ स्टेटमेंट मतलब इफ एल्स, नेस्टेड इफ, लैडर इफ, ये सब चीजों में, एंड आपका छुपा हुआ है लूप में। अगर आपने इन दोनों को क्रैक कर लिया ना तो आपसे बेहतर लॉजिक बिल्डिंग कोई नहीं कर सकता, ट्रस्ट में। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके अलावा जितनी भी चीजें आप पढ़ोगे ना वो सब चीजें सिंटेक्स बेस्ड है, बट यहाँ पे आपका लॉजिक लगता है। तो आप टेंशन बिल्कुल मत लो, मैंने आपके डे 1 के शीट के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी डाला हुआ है आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने इजी लेवल भी क्वेश्चंस डाले हुए, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस भी डाले हुए, मैंने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स भी डाले हुए, मैंने ईगो बस्टर, ईगो ब्रेकर लेवल के भी क्वेश्चंस डाले हुए जिसमें 7 मिनट में आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मैं देने वाला हूँ जो आपकी प्रैक्टिस में बहुत हेल्प करेगा, बट आपको बस प्रैक्टिस करते रहना है यहाँ पे, ठीक है। चलो हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट की बात करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट बहुत सिंपल चीज होती है, कोई थ्योरी कुछ कवर करने की जरूरत नहीं है। कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जैसे हमारे रियल वर्ल्ड में हमारे पास बहुत सारे कंडीशंस, डिफरेंट कंडीशंस आते हैं जहां पे हम अपने डिसीजंस को बनाते हैं। तो सेम जावा में भी हम डिफरेंट कंडीशंस को बनाते हैं ताकि हम डिफरेंट पाथ को चूज कर सकें जब हम डिसीजंस को बना रहे हैं तो, राइट। फॉर एग्जाम्पल, इफ इट रेन्स टेक एन अम्ब्रेला, अदरवाइज वेयर ग्लासेस। ये कंडीशन है। जैसे रियल वर्ल्ड में हम बात करते हैं कि अगर बाहर बारिश हो रही है तो एक अम्ब्रेला लेकर जाओ, अगर बाहर बारिश नहीं होगी तो हम लोग सनग्लासेस लगा के जाएंगे। ये कंडीशन, अब इसको हम प्रोग्रामिंग में कैसे डालेंगे? तो हम रियल वर्ल्ड में अगर हम कहेंगे तो हम सिंपली कहेंगे ना कि इफ समथिंग हैपेंस, इफ इट रेन्स टेक एन अम्ब्रेला, अगर इफ अदरवाइज वेयर सनग्लासेस, ये हम रियल वर्ल्ड में कह सकते हैं। बट इसको अगर हम प्रोग्रामिंग में करेंगे तो हम सिंपल कहेंगे इफ कंडीशन और एल्स का हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, राइट। हम सिंपल यहाँ पे इफ एल्स का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो इफ एल्स है, इफ एल्स है, इफ एल्स है, लैडर इफ है, नेस्टेड इफ है, ये सब बकवास है। ये सब एक ही आप मानो इफ एल्स, ये अलग अलग कुछ नहीं है। नेस्टेड इफ कुछ नहीं होता, राइट। लैडर इफ कुछ नहीं होता। अगर आप इफ के अंदर इफ लगा के उसको नेस्टेड इफ कहेंगे तो दैट डजंट मेक एनी सेंस, राइट। तो आपको बस इफ एल्स कवर करना है कि हाँ मुझे इफ एल्स पता है। अब मान लेते जैसे एक टॉपिक है आपके पास, मेथड इनसाइड मेथड, उसका कोई सेंस बनता है उस टॉपिक का? आप लोग बताओ मुझे, मेथड इनसाइड मेथड का क्या सेंस है? अगर आप एक मेथड बना के दूसरे मेथड के अंदर डालोगे तो वो ऑटोमेटिक मेथड इनसाइड मेथड है, नेस्टेड मेथड हम उसको कहेंगे। तो यहाँ पे भी इन सब चीजों से इतना डरना मत कि लैडर इफ क्या होता है या फिर नेस्टेड इफ क्या होता है, कुछ नहीं होता। अगर आप एक इफ के अंदर दूसरे इफ को डाल देंगे तो उसको हम नेस्टेड इफ कहेंगे। उसके बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा, बट पहले हम लोग सबसे पहला बहुत द वेरी बेसिक पार्ट इज यू हैव टू कवर इफ स्टेटमेंट। इफ क्या है? सिंपल एक कंडीशन को चेक करेगा कि वेदर इट इज ट्रू, ओनली ट्रू, इफ डज नॉट केयर अबाउट द फॉल्स पार्ट। ये बस आपकी कंडीशन को चेक करेगा कि ये ट्रू है या नहीं है। अगर वो ट्रू है तो वो आपके ब्लॉक को एग्जीक्यूट करा देगा। कैसे कराएगा? देखो, मान लेते हैं कि मुझे यहाँ पे चेक करना है कोई भी सिंपल एग्जांपल के तौर पर, जैसे मान लो ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और मुझे यहाँ पे चेक करना है कि जो स्टूडेंट की एज है वो 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। अगर आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है तो योर एज मस्ट बी ग्रेटर देन 18। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया, इंटीजर एज इज इक्वल्स टू, चलो यूजर से इनपुट लेना है तो यूजर से इनपुट लेते हैं, स्कैनर इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। हमारे एक स्टूडेंट थे, आपको एक बहुत अमेजिंग चीज बताता हूँ प्रोग्रामिंग जर्नी की। हमारे एक स्टूडेंट थे जो पिछले साल पीआईसीटी से ग्रेजुएट हो चुके हैं। आई थिंक वो 2021 बैच में थे। वो एक बिहार के गांव से बिलोंग करते थे, ठीक है, नॉर्थ इंडिया से। जब उन्होंने डिप्लोमा में ज्वाइन किया था सेकेंड ईयर में आप लोग के टाइम पे, तो उनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सी लैंग्वेज, वो डायरेक्टली सेकेंडरी एडमिशन था, 12th के बाद था, ठीक है। तो उनको सी लैंग्वेज का मतलब भी नहीं पता था, सी लैंग्वेज क्या होता है, पता भी सी क्या है, मतलब क्या, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने पीआईसीटी में एडमिशन लिया, रिजल्ट बहुत तगड़ा आया। और उसके बाद पीआईसीटी के बाद उन्होंने अभी आई थिंक अमेजन का इंटर्नशिप किया, और उसके बाद आई थिंक जॉब, या तो उन्होंने कहीं तो कोई फाइनेंस कंपनी है, आई थिंक जेपी मॉर्गन में ज्वाइन किया। तो एक स्टोरी मुझे हमेशा याद रहती है कि उनको ना मैंने जब सिखाया था पढ़ाना, ठीक है, तो उनको मैंने ऐसे ही बताया था कि उनको मैंने ये बोला था कि मैं 10 बार लिख कर लाऊं सिस्टम डॉट इन, ताकि जहन में याद हो जाए कि ये हम कैसे करते हैं,
ये हम कैसे करते हैं एग्जैक्टली। तो मैंने उनको इतना बेसिक लेवल पे आके सिखाया था कि अगर आपको नहीं याद रहता ना कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कैसे लिखते हैं, 10 बार लिखो और जहन में एकदम बैठा लो कि हमें अगर यूजर से इनपुट लेना तो हम इस लाइन को लिखेंगे, और उसके बाद उनकी प्रोग्रामिंग जर्नी बहुत बहुत तगड़ी हो गई थी। तो आप लोग भी ऐसे प्रैक्टिस करें, जिनको बेसिक प्रोग्रामिंग नहीं आती उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है? जिनको आती है उनके लिए नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे बैच में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी प्रोग्रामिंग मुझे लगता है बहुत अच्छी है, ठीक है? चलो मैंने ये किया, अब मैं इफ कंडीशन लगाऊंगा, इफ एज। अब मुझे यहाँ पे एक ऑपरेटर यूज करना है, बताओ कौन सा ऑपरेटर यूज करूं मैं? रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर, वेरी गुड। रिलेशनल ऑपरेटर मैं यहाँ पे इस्तेमाल करने वाला हूं, और यहाँ पे लिखूंगा इफ एज लेस देन 18। अब आप कुछ भी लिख सकते हैं, इफ एज ग्रेटर देन 18, लेस देन, जो लिखना आप लिख सकते हैं, ठीक है? मैंने लिखा इफ एज लेस देन 18, तो आप यहाँ पे इस ब्लॉक को प्रिंट करो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे एज प्लस इज लेस देन 18, ठीक है? अगर आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में वेरिएबल और स्ट्रिंग साथ में प्रिंट करना चाहेंगे तो हम कॉनकैट करते हैं, इसको हम कॉनकैट कहते हैं, प्लस ऑपरेटर लगा के कुछ ऐसे आप प्रिंट कर सकते हैं। अब ये क्या करेगा, ये सिस्टम को चेक करेगा कि अगर एज 18 से कम है तो ही ये प्रिंट करेगा, नहीं होगी तो प्रिंट नहीं करेगा। देखो इंटर द एज मैंने डाला 21 साल, कुछ प्रिंट हुआ नहीं हुआ, डायरेक्टली हम बाहर निकल गए प्रोग्राम से। अगर मैं यहाँ पे डालूंगा वापस से 18 डालूंगा, कुछ प्रिंट नहीं हुआ। अगर मैं डालूंगा यहाँ पे 17 तो ये प्रिंट होगा, एज इज 17 इज लेस देन 18, राइट? तो इफ कंडीशन जो होता है वो केवल चेक करेगा कि ये ट्रू है या नहीं। अगर ये ट्रू है तो एग्जीक्यूट करा देगा, अगर ये फॉल्स है तो ये कुछ नहीं करेगा, सीधा बाहर निकल जाएगा। बट रियल वर्ल्ड में ऐसा होता है क्या? नहीं होता। रियल वर्ल्ड में हमें फॉल्स को भी कंसिडर करना है, क्योंकि सिंपल एग्जाम्पल कि अगर बाहर बारिश हो रही तो आप अम्ब्रेला लो, अदरवाइज वेयर सनग्लासेस। अदरवाइज, क्योंकि हमेशा हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होते हैं ना, कि अगर मैं केक शॉप पे जा रहा हूँ, मेरा पहला कंडीशन है कि मुझे बटर स्कॉच चाहिए। आई विल आस्क देम कि whether they have butterscotch pastry or not। अगर वो नहीं है तो मैं एल्स कंडीशन डालूंगा कि ओके बटर स्कॉच नहीं तो देन आई विल गो फॉर चॉकलेट मे बी, और वेनिला, राइट? तो वहां पे हमारे पास फॉल्स कंडीशन भी आता है। तो फॉल्स कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं, बताओ, कोई बताएगा? यस, फॉल्स कंडीशन के लिए क्या करेंगे? एल्स, एल्स। ठीक है? एल्स में हम कभी भी कोई कंडीशन नहीं डालते। क्यों नहीं डालते? एल्स में हम कभी भी कोई कंडीशन नहीं लिखते, क्यों? यस बताओ। क्योंकि इफ में ऑलरेडी कंडीशन दी होती है, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो उसका अपोजिट डायरेक्ट हम प्रिंट करके बताते हैं। ओके, बट एल्स ब्लॉक में हम कंडीशन को इसलिए भी नहीं लिखते हैं क्योंकि एल्स इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज द लास्ट ब्लॉक, ऑलवेज कंसिडर्ड एज द लास्ट ब्लॉक। एल्स ब्लॉक हमेशा एक लास्ट होप होता है, लास्ट ब्लॉक होता है कि अगर ऊपर कुछ नहीं एग्जीक्यूट हुआ, मान लो ऊपर हमारे पास एल्स इफ है, जितने भी कंडीशंस आप लिख लो, अगर कोई एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है तो हम एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेंगे। और एल्स ब्लॉक इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज द लास्ट ब्लॉक। और कभी भी देखो, आई थिंक अभी मैंने ये लाइन बोली नहीं, बट जब भी मैं कोई भी क्लास स्टार्ट करता हूँ ना प्रोग्रामिंग की, तो एक मैं लाइन हमेशा बोलता हूँ, और ये मैं इंजीनियरिंग के बच्चों को बोलता हूँ कि इन प्रोग्रामिंग बिल्कुल भी टफ नहीं है। प्रोग्रामिंग इज वेरी सिंपल, बिकॉज इन प्रोग्रामिंग वी आर सिंपली ट्राइंग टू क्रिएट द रेप्लिका ऑफ द रियल वर्ल्ड। हम यहाँ पे रेप्लिका क्रिएट कर रहे हैं। अब आप रेप्लिका समझो इस बात को, कि अगर आपके पास लास्ट ऑप्शन, तो कभी अब आप वहां पे अपने कंडीशन को बताएंगे क्या? आप केक के शॉप पे जाते हैं, वहां पे एक ही पेस्ट्री बची हुई है, तो आप कभी भी ये बोलेंगे कि मुझे वेनिला बटर स्कॉच या कुछ ऐसे कंडीशंस बताएंगे क्या आप? या बस आप ले लेंगे उसको, राइट? बस आप ले लेंगे ना उसको, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है तो वो फाइनल ब्लॉक होती है, हम वहां पे कोई कंडीशन नहीं डालते। तो जिन्होंने डॉक्यूमेंट किया प्रोग्रामिंग को, जिन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डॉक्यूमेंट, मतलब जिन्होंने बनाया, ऑथर जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, उन्होंने इसको हमेशा रियल वर्ल्ड से इंस्पायर्ड होकर बनाया, कि जो रियल वर्ल्ड में हो रहा है वही हम सेम प्रोग्रामिंग के थ्रू करेंगे। तो जो हम मैनुअली कमांड अभी तक करते आ रहे हैं, हम उसको अब
टेक्निकली और कंप्यूटेशनली करेंगे। तो एल्स ब्लॉक इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ लास्ट ब्लॉक एंड दैट इज व्हाई वी डोंट पुट एनी कंडीशंस हियर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट println एज इज नॉट लेस देन 18। मान लो ऐसा कुछ हमने लिखा, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। नॉट ओनली आप कोई प्रिंट करेंगे, आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप बस यहाँ पे प्रिंट करें, आप यहाँ पे कोई अलग ऑपरेशन को भी परफॉर्म कर सकते हैं। मैं इसको प्रोग्राम को रन करा के मैंने डाला एज 25, देखो 25 इज नॉट लेस देन 18, मतलब अब यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। ट्रू एंड फॉल्स दोनों कंडीशन काम कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं इफ एल्स कंडीशन। बट इसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे पास आता है जिसको हम कहते हैं एल्स इफ। ये भी रियल वर्ल्ड से आया है। अब मान लो कि जैसे रियल वर्ल्ड में आपके पास जरूरी तो नहीं कि केवल आपके पास एक ही ट्रू कंडीशन होगा। ऐसा होता है क्या कभी? बताओ, अगर मैं किसी केक के शॉप पे जा रहा हूं, सबसे पहली जो मेरी वहां पे ख्वाहिश होगी, जो सबसे पहला चॉइस होगा वो क्या है? बटर स्कॉच का। मान लो बटर स्कॉच नहीं मिला, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि मेरी कोई दूसरी चॉइस भी तो होगी ना। बताओ, या फिर मैं डायरेक्टली तो नहीं बोलूंगी जो है वो दे दो। वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को बटर स्कॉच पसंद, जो अगर बटर स्कॉच नहीं मिला तो कुछ कुछ भी ले लेंगे। बट देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी इन रियल वर्ल्ड कि वी मे हैव a certain true conditions, a lot of true conditions, n number of true conditions। वहां पे हम else if को इस्तेमाल करते हैं कि मेरे पास मल्टीपल ट्रू कंडीशन है, या तो मैं बटर स्कॉच लूंगा, या फिर मैं वेनिला लूं, या फिर मैं चॉकलेट लूं। इन तीनों में से कुछ नहीं मिला तो फिर जो है वो दे दो। ठीक है, उस दौरान हम यूज करते हैं else if का। else if का हम इस्तेमाल तब करते हैं जब हमारे पास एक से ज्यादा ट्रू कंडीशंस होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे else if। ठीक है, else if में हम हमेशा कंडीशन को डालते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, else if में कंडीशन को डालेंगे तो हमें लिखेंगे एज इज इक्वल्स टू 18। मान लो कुछ हमने ऐसा लिख दिया कि अगर एज 18 साल के बराबर है तो आप क्या करो, प्रिंट, एक स्टेटमेंट प्रिंट कर दो यहाँ पे कि एज इज इक्वल टू 18। ऐसा कुछ भी प्रिंट कर दो, जो चाहे आपको प्रिंट कर सकते हैं। मैं अभी बस आपको सिंटैक्स समझा रहा हूँ, इक्वल्स टू 18। अब एक गलती जो मैंने बहुत बार पेपर में देखी है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब इफ एल्स और इफ एल्स इफ जो भी आया विद द हेल्प ऑफ विद सिंटेक्स एंड एग्जांपल। मैंने बहुत टाइम ऐसा देखा है बच्चों को, सिंटेक्स में वो ऐसा लिखते हैं, बहुत ऐसा, इफ ए लेस देन 10 ऐसा कर, ये सिंटेक्स लिख देते हैं वो, मतलब वो एग्जाम्पल को सिंटेक्स के तौर पे लिखते हैं। बट ये एग्जाम्पल है, सिंटेक्स में आपको कभी भी डेटा यूज नहीं करना। कोई सिंटेक्स ऐसा लिखोगे आप, देखो, इफ ब्रैकेट ओपन कंडीशन, कुछ इस तरीके से, कंडीशन कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और बीच में आएगा आपका स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट। ये हमारा सिंटेक्स होता है। आपको सिंटेक्स ऐसे लिखना है और उसके बाद आपको एग्जाम्पल लिखने की जरूरत है। और अगर आपको इतना भी समझ में नहीं आए तो हमारे नोट्स में सब कुछ आपको मिल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। यहाँ पे मैंने प्रॉपर सिंटेक्स मैंने दिया है। यहाँ पे इफ कंडीशन कोड, इफ द कंडीशन इज ट्रू, प्रॉपर सिंटेक्स है ये। आपको ऐसी एग्जाम में लिखना। सी एग्जाम में प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे इतने सारे फ्रेंड्स हैं जो आपका पेपर चेक करता है, आपको पता नहीं होगा शायद, और मैं नाम भी नहीं बताऊंगा कॉलेज का, बट मतलब इतने सालों में 20 से 25 कॉलेज तो एमएसबीटी में ऐसे हैं जिसमें जितने भी टीचर्स हैं वो उनको मैं पर्सनली जानता हूँ। और पुणे के तो बहुत सारे कॉलेज को मैं जानता हूँ, बहुत सारे पुणे के कॉलेज है, ऑलमोस्ट जितने कॉलेज हैं बहुत लोगों को जानता हूँ मैं। उनसे जब मैं बातें करता हूँ, जो कॉपी चेक करते, तो जैसे मैं अभी आपको कुछ बता रहा हूँ, ठीक है, तो वो ऐसा नहीं बता रहा कि मैंने रैंडमली कुछ बोला। मैंने जब बात की उनसे तो उन्होंने भी हमें यही बताया कि प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हम गलत कोड को भी सही में पूरा मार्क्स देते हैं, प्रेजेंटेशन अच्छा है तो। क्यों? क्योंकि टीचर जो आपका कॉपी चेक कर रहा है वो प्रोग्रामर नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर, जैसे अगर मैं कोई प्रोग्रामिंग चेक करता हूँ, मतलब मैं तो हमेशा ये चाहता हूँ कि मैं किसी का पेपर चेक ना करूँ, ठीक है, बिकॉज मुझे गलतियां बहुत जल्दी पकड़ में आ जाती है, क्योंकि मैं हमेशा से प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ। मैं जब से मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हुआ, मतलब डिप्लोमा सेकेंड ईयर से आई हैव बीन अ प्रोग्रामर, और उसके बाद मैंने ऑटोमेशन कोडिंग, कोर कोडिंग को ज्वाइन कर लिया जापान प्रोजेक्ट के लिए। तो जापान प्रोजेक्ट में हमारा कोर कोडिंग है, प्रॉपर कोडिंग है, ठीक है। अभी आप देखो कि एंड्रॉइड में जो मैं कोड पढ़ाता भी, वो इस लेवल की कोडिंग हम लोग, मैं एंड्रॉइड में बच्चों को पढ़ाता हूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कोड, ये कोड देखो। अब ये हमने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया लास्ट। अब इसमें देखो, इसमें 50,000 लाइंस को कोड लिखे गए हैं, ठीक है। अब एक नॉर्मल टीचर जो आपका कॉपी चेक करता है, नॉर्मल टीचर जो आपका कॉपी चेक करने आएगा आपके एमएसबीटी में, उसको अगर मैं ये कोड दे दूं
ये वाला कोड, अभी हम जावा का कोड दिखा रहा हूँ आप सबको मैं, ठीक है। ये कोड देता हूं मैं आपको जावा का, या XML, देखो कोई भी कोड मैं दे दूंगा यहाँ पे, मान लो कि मैंने इसका कोड दे दिया, ठीक है। ये पूरे कोड में अगर किसी स्टूडेंट ने अच्छे से लिख दिया इस पूरे कोड को, ठीक है, कोई भी टीचर पकड़ भी नहीं पाएगा कहाँ गलती है कहाँ सही है। अगर आपने अच्छे से लिखा है कोड को तो कोई टीचर को समझ में नहीं आएगी, अगर अनलेस अनटिल जो प्रोग्रामर है, और आपको तो पता है कि आपके टीचर्स प्रोग्रामर नहीं है, आपको तो इतना पता है कि आपके कॉलेज के टीचर प्रोग्रामर नहीं, और आपके कॉलेज के टीचर से आपका पेपर चेक करते हैं, मतलब आपके कॉलेज के टीचर नहीं चेक करेंगे, बट हो सकता है कि अनुराग के कॉलेज के टीचर अजिंक्या के कॉलेज के पेपर्स को चेक करे, समझ रहे हो, ऐसा होता है, मतलब शफल होता है ये चीजें। तो आपके टीचर्स जो हैं या MSBT के जितने भी टीचर्स हैं, उनमें उनको ठीक से आती भी नहीं चीजें, उनको समझ में भी नहीं क्या गलत है क्या सही है। तो ऑल यू नीड टू डू अ गुड प्रेजेंटेशन, अच्छा प्रेजेंटेशन रखो, बढ़िया प्रेजेंटेशन रखो, प्रॉपर प्रेजेंट करो चीजों को, जो भी लिख रहे हैं उसको अच्छी तरीके से दिखाएं। अभी मेरे पास कितने सारे पेपर्स आते हैं मैं आपको दिखाऊंगा, अभी दिखाता हूं मैं आप सबको। इतने सारे मेरे पास पेपर्स है रीचेकिंग वाले, देखो 20, देखो इतने सारे पेपर्स है रीचेकिंग के, बहुत सारे हैं। अभी आई थिंक आपके काम का कोई है नहीं इसमें, या जावा का भी होगा, मुझे ढूंढना पड़ेगा, बट जावा का कहाँ पे है। बट देखो कितने सारे पेपर्स हैं, मोस्टली मेरे पास थर्ड ईयर के ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो ये सब थर्ड ईयर के पेपर्स हैं, देखो ये सब थर्ड ईयर के पेपर्स हैं। अब ये सारे पेपर्स में कि अगर आप स्टडी करेंगे तो बहुत चीज समझ में आती है आपको, बहुत चीजें आपको दिखेंगी कि हाँ कहाँ पे क्या गलतियां हुई हैं बच्चों से, या कहाँ पे उन्होंने क्या गलतियां की हैं। बहुत, जैसे आप ये देखो पेपर, नीरज बावा करके स्टूडेंट हमारे, जिनका रिजल्ट मैंने इंटरनेट पे डाला हुआ वेबसाइट पे, इनको पाइथन में 70 आउट ऑफ 70 है, जावा में 69 के आसपास था, तो इन्होंने ओएस का पेपर मंगाया था। तो अभी ये सब पेपर देख के बहुत कुछ समझ में आता है कि हाँ ये कहाँ इन्होंने क्या गलतियां की हैं, क्या चीजें सही हैं। तो अगर मुझे जावा का मिलता तो मैं आपको डाल दूंगा, आपके ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है। आई थिंक जावा का शायद मेरे पास ज्यादा थर्ड ईयर का ही पेपर है, ये सब थर्ड ईयर का ही पेपर है आई थिंक, तो थर्ड ईयर का ज्यादा मेरे पास आता है चेकिंग को, तो इसलिए अगर होगा तो मैं डाल दूंगा, ठीक है। सो हम लोग क्या बात करते, तो जो बात इंपॉर्टेंट ये था कि अगर आप कोड को सही तरीके से लिख रहे हैं, प्रेजेंटेशन अगर आपकी अच्छी है, तो आपकी चीजें को नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो हमें यही सीखना होता है कि हाउ टू राइट द आंसर शीट, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताऊंगा, मैं खुद से लिखकर आपको भेजूंगा, तो आप देख लेना, उस तरीके से आप बताएंगे। तो ये है हमारा इफ एल्स। अब जितना मैंने अभी आपको इफ एल्स बताया है, इसमें हम एक और इफ एल्स के बारे में बात करें, नेस्टेड इफ के बारे में। तो देखो, अगर हमें इफ के अंदर इफ कंडीशन चेक करना है, मान लो हमें ऐसा चेक करना कि एज जो है 18 से ज्यादा होनी चाहिए, बट ऐसा भी तो है कि एज कोई किसी ने माइनस में डाल दिया, तो हम पहले ये चेक करेंगे इफ एज इज लेस देन 1, ठीक है, नहीं सॉरी, इफ एज इज ग्रेटर देन 1, अगर एज 1 साल से ज्यादा है, या फिर एज जो है वो नॉट इक्वल्स टू, ऐसे नॉट इक्वल्स टू -1, या फिर लेस देन 0, अगर एज जो है वो 0 से ज्यादा छोटी है, तो आप क्या करो, कुछ प्रिंट ही मत करो, यहाँ पे एल्स में आ जाओ, एल्स ब्लॉक आ जाओ, ठीक है, ऐसा कुछ कर दो। या फिर एज जो है वो 0 से बड़ी है, ऐसा पॉजिटिव है, तो आप यहाँ पे इफ कंडीशन चेक करो, इफ एज इज लेस देन 18, ऐसा, इसको हम लोग बोलते हैं नेस्टेड इफ। इसको क्या बोलते हैं, नेस्टेड इफ। कि पहले हमने चेक किया कि एज जो पॉजिटिव होनी चाहिए, फिर हमने चेक किया कि एज जो है वो 18 साल से छोटी होनी चाहिए, और इसके बाद हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया कि system.out.println एडमिशन अप्रूव्ड। जब आपको एक कंडीशन पहले चेक करना, उसके बाद आपको आगे कंडीशन को चेक करना, तो हम उसको नेस्टेड इफ कहते हैं। और इसमें हम दूसरे कंडीशन पे तभी आएंगे जब पहला कंडीशन ट्रू होगा। अगर पहला कंडीशन फॉल्स हो गया तो वो डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा, एल्स ब्लॉक पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, एडमिशन कैंसल्ड आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको रन कराऊंगा, देखो रन कराता हूं मैं, यहाँ पे एंटर द एज मैंने डाला माइनस, मैंने लिखा यहाँ पे -58, देखो एडमिशन कैंसल्ड, वो गया ही नहीं इसके अंदर, वो यहाँ तक पहुंचा ही नहीं, क्योंकि वो 0 से छोटा था एज, राइट। अब मैं डालूंगा यहाँ पे 12, तो ये एडमिशन अप्रूव्ड आएगा। अगर मैं यहाँ पे डालूंगा 21, कुछ नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने इफ कंडीशन, वो पहले इसने चेक किया इस पहले कंडीशन को, ट्रू है,
फिर इसने इस कंडीशन को चेक किया, फॉल्स है, तो इसने कुछ एग्जीक्यूट नहीं करा है, क्योंकि मैंने नेस्टेड के लिए एल्स का पार्ट नहीं लिखा था। तो मैं यहाँ पे एल्स का पार्ट लिख दूंगा। अगर यहाँ पे देखो, एज मस्ट बी लेस देन 18, ऐसा मैंने लिख दिया एल्स का पार्ट, ठीक है। एज कैन नॉट बी नेगेटिव, ऐसे ये प्रॉपर कोड हो गया, ऐसा ये नेस्टेड इफ का प्रॉपर कोड हो गया। अब देखो, अगर मैं यहाँ लिखूंगा 25 एज, तो ये लिख दे एज मस्ट बी लेस देन 18, मतलब ये दूसरे कंडीशन में गया, चेक किया, फॉल्स है, तो एल्स वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट यहाँ पे करा दिया, राइट। इसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ का कंडीशन। ये होता है हमारा नेस्टेड इफ। इफ जो है ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लॉजिकली अगर आप इफ को पकड़ में ले लेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इफ में प्रॉब्लम भी एक है। स्विच स्टेटमेंट की जब भी हम बात करते हैं तो उससे पहले हम बात करते हैं इफ के एक बहुत बड़े प्रॉब्लम की, दैट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब क्या कि अगर हम यहाँ पे, किसी ने हमें कहा कि आप यहाँ पे एल्स इफ लिख सकते, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। मान लो क्या एल्स इफ लिखा, जैसे एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं आपको। हमारा कोड है इफ हमने एक वेरिएबल यहाँ पे लिया, स्ट्रिंग वेरिएबल, स्ट्रिंग डे, हमने स्ट्रिंग वेरिएबल एक लिया है डे नाम का, ठीक है। डे इज इक्वल्स टू संडे। स्ट्रिंग वेरिएबल मतलब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे इंटीजर ले लेते हैं, ठीक है। इंटीजर डे इज इक्वल्स टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। ऐसा हमने लिया और हमने लिखा कंडीशन इफ डे इज इक्वल्स टू 1, तो प्रिंट कर दो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन संडे, ऐसा। एल्स इफ डे इज इक्वल्स टू 2, अगर दूसरा दिन है, एल्स इफ भी ट्रू कंडीशन हो सकता है, राइट। तो दूसरा अगर कंडीशन है तो हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे मंडे, हमने यहाँ प्रिंट कर दिया मंडे, राइट, सही है। और इसके बाद हम आएंगे यहाँ पे एल्स इफ पे, एक और एल्स इफ पे। चलो मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ टाइम बचाने के लिए, तो मैंने कॉपी पेस्ट किया यहाँ पे। डे 2, डे 3, डे 3 में क्या आएगा, वेंसडे आएगा। चलो हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं वेंसडे। डे 4 में आएगा थर्सडे, डे 5 में आएगा फ्राइडे, और डे 6 में आएगा हमारा सैटरडे, ठीक है। और उसके बाद संडे तो हमारा पहले से लिखा हुआ है सैट, ठीक है। अब देखो यहां पे एल्स में हम लिख देते हैं, एल्स में सिस्टम डॉट आउटर प्रिंटलन इनवैलिड चॉइस, ठीक है, ऐसा लिख दिया हमने। अब देखो इसके साथ प्रॉब्लम क्या, अगर मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराता हूं, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं 1 संडे, परफेक्ट प्रोग्राम, परफेक्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सब कुछ परफेक्ट था। क्यों? क्योंकि बेस्ट केस सिनेरियो है। पहले सिस्टम जो जेवीएम है वो यहाँ पे आया, चेक किया, डे में उसको मिला 1, इसने कंडीशन को चेक किया, इफ डे इज इक्वल्स टू 1 संडे, परफेक्ट, इसको प्रिंट करा दो और डायरेक्टली एग्जिट हो जाओ, लूप से बाहर निकल जाओ। इसके बाद इसने कुछ किसी भी लाइन को एग्जीक्यूट कराया ही नहीं, तो इसका टाइम बहुत बच गया। ये होता है बेस्ट केस सिनेरियो। अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये बेस्ट केस सिनेरियो है, राइट। बट जस्ट इमेजिन कि अगर हम इस प्रोग्राम को रन कराते हैं और हम यहाँ पे इनपुट देते हैं 5 इनपुट दिया हमने, तो क्या होगा, फ्राइडे। बट फ्राइडे को प्रिंट करने के लिए पहले इसने पहले कंडीशन को चेक किया, फॉल्स, दूसरे कंडीशन को चेक किया, फॉल्स, तीसरे कंडीशन को चेक किया, फॉल्स, चौथे कंडीशन को चेक किया, फॉल्स, पांचवें कंडीशन को चेक किया, ट्रू। मतलब बेवजह इसने पहले के 4 कंडीशंस को चेक किया, हमारा टाइम वेस्ट हुआ। मान लो ये मैंने 6 कंडीशंस लिखे हैं, बट हो सकता है कि आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं और 100 बच्चे की लिस्ट पे किसी को सर्चिंग करना है, तो अगर कोई बच्चा 99th पोजीशन पे है तो मुझे 98th बार बेवजह की सर्चिंग करनी पड़ेगी, बेवजह का एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा, जिससे हमारा टाइम वेस्ट होगा। समझ रहे हो, जिससे हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो हम वहां पे एल्स इफ का इस्तेमाल नहीं करते। तो जब आपके पास बहुत ज्यादा ट्रू कंडीशंस हो जाएंगे, जब आपके पास बहुत ज्यादा ट्रू कंडीशंस होते हैं, आप वहां पे एल्स इफ का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आप वहां पे क्या यूज करते हैं, आप वहां पे स्विच का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि ये पहले के सारे ब्लॉक्स को एग्जीक्यूट कराता है, राइट। इसके बदला हम क्या यूज करेंगे, हम स्विच का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, देखो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंपली स्विच
डे, ये डायरेक्टली स्विच करेगा, मतलब ऑन ऑफ करेगा। केस 1 system.out.println संडे, ठीक है, ये हमने डायरेक्टली यहां पे संडे लिख दिया। केस 2 system.out.println मंडे, ठीक है। अब मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे केस 2 है, ये 3 कर देता हूं मैं, इसको 4, इसको 5, इसको 6, ठीक है। संडे है, मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है। फ्राइडे एक और केस यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज केस 7, ठीक है। फ्राइडे के बाद क्या आएगा यहाँ पे, सैटरडे आ जाएगा, ठीक है, राइट, सैटरडे आ गया। अब इसमें जैसे इफ एल्स में एक एल्स ब्लॉक था, इसमें भी होता है। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप डिफॉल्ट ब्लॉक का यूज करो। डिफॉल्ट मतलब कुछ नहीं, जब ऊपर सारा फॉल्स तो डिफॉल्ट काम करेगा। system.out.println इनवैलिड। अब देखना, समझना इस बात को, अगर मैं यहाँ पे 1 डालता हूं तो संडे प्रिंट करेगा, परफेक्ट, बेस्ट केस सिनेरियो। बट इसमें बेस्ट केस सिनेरियो नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि मैंने गलती की है। क्या गलती की है वो बताऊंगा आपको। वो डिसएडवांटेज है स्विच का, बट उसको हम ओवरकम कर सकते हैं। हालांकि देखो, अगर मैं यहाँ पे डालूं 1 तो ये 1 को एग्जीक्यूट कराएगा। अगर मैं यहाँ पे डालूंगा 5, देखो अगर मैंने यहाँ पे लिखा 5 तो ये डायरेक्टली 5 को एग्जीक्यूट कराएगा। ये 1 2 3 पे जाएगा ही नहीं, जंप करता है ये। केस 1 2 3 4 को इसने छोड़ दिया और ये डायरेक्टली चला गया 5 पे। तो ये बेनिफिट है स्विच का। बट अगर बेनिफिट है तो कौन भी है इसका? प्रो है तो कौन है? कौन क्या है कि स्विच के पास ये पावर नहीं है कि अगर ये स्विच तो जंप तो कर सकता है बट वो यहां से बाहर नहीं निकल सकता। जैसे इफ एल्स था ना कि जो कंडीशन ट्रू है उसके बाद वो बाहर निकल जाएगा वहां से, बट स्विच नहीं कर पाता। बट स्विच में हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे ब्रेक का यूज करेंगे। ब्रेक क्या होता है? लूप मैनिपुलेशन कीवर्ड है, तो हम यहाँ पे ब्रेक लिख देंगे। ब्रेक क्या करता है? सीधा बाहर निकल जाएगा। हम यहाँ पे हर सब के बाद ब्रेक लगा देंगे। तो कभी कभी मैंने पेपर्स देखे हैं बच्चों के, जल्दबाजी में ब्रेक का यूज नहीं करते हैं, तो आपको ब्रेक का इस्तेमाल करना बहुत बहुत जरूरी होता है। ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ठीक है। ब्रेक हमने किया इनवैलिड। डिफॉल्ट केस में आपको ब्रेक लगाने की जरूरत है नहीं वैसे। अभी देखो, अभी मेरा परफेक्ट आउटपुट आ जाएगा। मैंने डाला एज 5 थर्सडे, परफेक्ट, राइट। दिख रहा है आप सभी को? तो दिस इज योर कंडीशनल स्टेटमेंट इफ एल्स, नेस्टेड इफ, लैडर इफ या स्विच जिसको आप कहेंगे। ये हमने प्रॉपर इफ कवर कर लिया। आप में से 90% लोग अभी भी इफ एल्स के ऊपर प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे क्योंकि इफ एल्स को पढ़ा नहीं जाता, प्रैक्टिस किया जाता है। कोई भी प्रोग्रामिंग की कॉन्सेप्ट को कभी भी आप पढ़ नहीं सकते कि हाँ यार हमने ये चीज कवर कर ली, हो गया हमारा। वो नहीं होता प्रोग्रामिंग में। इफ यू आर रियली डेडिकेटेड तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी इफ एल्स के ऊपर, स्विच के ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम्स करने होंगे। मैंने यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स दिए हैं आपके शीट में। मैंने लास्ट में कुछ प्रोग्राम्स दिए, मैं ग्रुप पे आपके भेज दूंगा। देखो बहुत सारे प्रोग्राम्स, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, हम इसमें से आपके साथ प्रैक्टिस भी कराएंगे तो आपको चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स हम लोग करेंगे जिससे आपका चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, राइट। बट आज हमारा पहला क्लास था तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने कुछ चीजों में डिले किया है, जिस वजह से 2 घंटे का जो आज क्लास था उसमें हमारी इफ एल्स कंडीशन तक की चीजें हो पाई हैं, ठीक है। बिकॉज हमारा ऐसा प्लान था कि हम 5 से 7 बजे तक चीजों को कवर करेंगे, बट क्योंकि लाइट वो बीच में जो इंटरनेट का इशू हुआ उस वजह से थोड़ी चीजें बीच में टाइम हमारा वेस्ट हुआ वहां पे। सो आई थिंक हमें आज यहीं तक कवर करना चाहिए। यस, क्या कहते हैं आप लोग? आज मुझे लग रहा है यहाँ तक काफी है। यहाँ पे आप लोगों को मैं ये शीट भेजूंगा, आप लोग इफ कंडीशन तक आज प्रिपेयर करो, जो प्रोग्राम्स हैं वो सॉल्व करो। बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे, उन सबको सॉल्व करो। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा तो मुझे एक क्लास एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखना। बिकॉज जो मैंने प्लान बनाया है ये वाला, इसके अकॉर्डिंगली 7 क्लास में मुझे खत्म करना है। बट क्योंकि मैं एक क्लास अभी मुझे लूप आपको पढ़ाना था, क्योंकि मैंने फीचर्स बता दिया, टोकन्स बता दिया, ऑपरेटर्स हो गया, डिसीजन मेकिंग में इफ एल्स हो गया, क्लास ऑब्जेक्ट हो गया, तो हमारा एक छोटा सा टॉपिक बचा लूप।
और बचा हमारा एक्सेस मॉडिफायर, 2 ही टॉपिक बचे हैं। तो इन दोनों टॉपिक के लिए मुझे 1 घंटे का समय और चाहिए होगा, क्योंकि हम लोग प्रोग्राम्स बहुत सारे प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है? तो एक काम करते हैं हम लोग, कल आपका 3 बजे तो क्लास है, जो एज यूजुअल क्लास है, तो एक काम करेंगे हम लोग, कल 2 क्लासेस ले लेंगे। एक क्लास जो 3 बजे आपका होगा, 3 से पहले हो जाएगा, ठीक है? तो मैं एक काम करूंगा कि आपका कल का जो क्लास है वो आई थिंक 2 बजे के आसपास स्टार्ट करूंगा, ठीक है? बिकॉज कॉलेज की छुट्टियां चल रही हैं अभी, तो 2 बजे से हम लोग क्लास स्टार्ट करें, जिसमें हम लोग पहले फर्स्ट आवर में लूपिंग को और अपने जो एक्सेस मॉडिफायर उनको कवर करेंगे, एंड देन जब हम लोग नेक्स्ट वाला पार्ट देखेंगे और जिसमें हम लोग एरे, स्ट्रिंग, वेक्टर और कंस्ट्रक्टर को कवर कर लेंगे 3 बजे या 3:30 से, बीच में 15 मिनट का ब्रेक लेके 3:15 से इसको कवर कर लेंगे, ठीक है? राइट, आप सबको यहां तक समझ में आया? लंच कर दिया। हेलो सर। यस यस यस, सर एक्चुअली एक और टॉपिक है गार्बेज कलेक्शन के नाम से। उस गार्बेज चैप्टर में कलेक्टर, बस यस। वही वही सर वही कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में थोड़ा समझना है, बाकी ओवरऑल ओके ओके, तो डोंट वरी, क्लियर ही है। मैं उसको कंसिडर कर लूंगा, ठीक है? ओके ओके सर, थैंक यू सर। डोंट वरी डोंट वरी, मैंने कुछ टॉपिक्स को जानबूझ के इंटेंशनली यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया। एज मैंने सेशन के स्टार्ट में आप सबको बताया था कि सेमिनार में मैं 90 to 92% ही टॉपिक कवर करता हूँ, क्योंकि 100% टॉपिक कवर करना मुश्किल है, बहुत टफ है 7 दिनों के अंदर में। बट ठीक है, उसको हम लोग कवर कर लेंगे। वैसे मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है शिवम, देखो गार्बेज कलेक्शन मैंने डाला हुआ है सिलेबस में आपके। ओके सर, ओके सर। उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन तो मालूम है, जो ऑब्जेक्ट्स नहीं नहीं, वो मैं होते बता हैं ना। दूंगा, डोंट वरी। ओके ओके यस सर। यस, मैंने सब कुछ डाला हुआ, ये नोट्स आपके लिए बहुत हो जाएंगे, मतलब ये नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगा अभी डे 1 का, ये इसको प्रिपेयर करो, इसके बाहर कुछ करने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई भी टॉपिक में डाउट है, कोई भी क्वेश्चन डाउट आएगा, तो यू कैन इजीली आस्क मी, ठीक है? कोई इशू नहीं है। बट ओके ओके प्रोग्रामिंग सर। प्रैक्टिस करना होगा आप लोगों को, ऐसे बिना प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस की कुछ नहीं होता, ठीक है? चलो, सर तो एक्चुअली ये यस यस, बताइए। ओके, तो मिलते हैं हम लोग अपने कल के सेशन में। आज की क्लास के लिए इतना ही। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी सभी को, और आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर भी होंगी, जो भी हमने आज टॉपिक पढ़ा वो क्लियर हुई होंगी। कल हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर आप में से किसी के कोई फ्रेंड्स है जिन्होंने सेमिनार ज्वाइन नहीं कर पाए थे, तो आप उनको इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर सकते हैं कि अगर उनको ज्वाइन करना है तो वो आज भी सेमिनार को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि मैं पहला क्लास जो हमारा है वो जनरली हमेशा यूट्यूब पे डालता हूँ, तो वो वहाँ भी रिकॉर्डिंग डालूंगा ही। बट जो नेक्स्ट क्लास होगा उससे कोई भी रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब पे नहीं आएंगी, वो बस हमारे ऐप पे ही रहेगा। ओके, हाँ, ऐप की रिकॉर्डिंग आप जाके थोड़े आई थिंक 1 या 2 घंटे बाद चेक कर सकते हैं। टीचमेंट के रिकॉर्डिंग सेक्शन पे हमारी ऐप की रिकॉर्डिंग दिखेगी आपको। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडेज क्लास। बाय बाय, हैव अ गुड डे।